ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 281 नया दुश्मन। मुझे ये करने दो, जिया ने आगे बढ़ते हुए कहा और हल्के से अपनी उंगलियों को रगड़ा। एक उज्ज्वल ऊर्जा लहर बाहर निकल गई। धमाका। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक छेद जबरन खोला गया था, जिससे अंदर एक छोटे गलियारे का पता चला। चूंकि इसे वर्षों से उपेक्षित किया गया था, इसलिए ये बेस के अंदर गंदा था। विभिन्न प्रकार के उपकरण जमीन पर बिखरे हुए थे, जैसे कोई तूफान यहाँ से गुजरा हो। इससे पहले बुला को यहाँ से एंड्रॉयड 17 और 18 का ब्लूप्रिंट मिला था। चलो अंदर चलते हैं। जिया ने पीछे मुड़कर देखा और सभी को पुकारा, फिर लीड ली और अंदर घुस गया। उसके तुरंत बाद बेस के एक दूरस्थ कोने में उन्हें आधार के निचले स्तर की ओर जाने वाला एक और रास्ता मिला। सब नीचे चढ़ गए। अंदर कंप्यूटर अभी भी बज बज ध्वनियां बना रहे थे। रंगीन संकेतक रोशनी टिमटिमा रही थी और हरे रंग के घोल से भरे एक कंटेनर में एक शिशु के आकार का हरा सिकाडा जैसा प्राणी ऊपर था और अंदर तैर रहा था। ये बुलबुले छोड़ रहा था। ये खतरनाक एंड्रॉयड है। ब्लॉन्ड लॉन्च इंक्यूबेटर के पास पहुंचा और उत्सुकता से इसे देखा। हरा और थोड़ा सिकाडा की तरह दिखता है। इसका रंग थोड़ा नमेकियों की तरह है। जिया चुपचाप जुगाली करता है। हाँ, यह आदमी है। सेल को देखते हुए, जो अभी भी एक शिशु था, जिया बेहोश हो गया और सभी से कहा, सेल अभी भी अपनी इंक्यूबेशन अवधि में है। अगर किसी ने इसे नहीं पाया होता तो कुछ और वर्षों में यह एक बड़ी आपदा बन गई होती। तो चलो जल्दी से इससे छुटकारा पाएं। ब्लॉन्ड लॉन्च ने तुरंत लावा पर एक मशीन गन की ओर इशारा किया। इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, जिया ने मजाक किया। उसके द्वारा खोजा जाना इसे केवल सेल की बुरी किस्मत के रूप में माना जा सकता है। कच। जिया ने इंक्यूबेशन कंटेनर को चकनाचूर कर दिया और हरा घोल बाहर बह गया। सेल का लावा चीखते हुए जमीन पर गिर गया, लेकिन कुछ ही समय बाद यह जिया के पैर से चपटा हो गया। इस दुनिया में कोई एंड्रॉयड सेल नहीं होगा। ये सुनिश्चित करते हुए कि सेल अब और अधिक मृत नहीं हो सकता है, जिया ने अपने दिल में सोचा। मिस्टर जिया, देखो, ये क्या है? बुला ने एक कोने में कुछ पाया और उसकी मधुर आवाज बजी। जिया ने उसे सुना और चला गया। गहरे भूमिगत कमरे में उन्हें एक हाइबरनेशन पोत मिला जो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था। काफी कुछ हाइबरनेशन जहाजों को चालू किया गया था। यह वह जगह होनी चाहिए जहां डॉक्टर गेरो ने एंड्रॉयड हाइबरनेशन जहाजों को रखा था। 17 और 18 लेबल वाले 2 हाइबरनेशन जहाज थे। 17 और 18 हाइबरनेशन पोत के अलावा 13, 14 और 15 लेबल वाले अन्य हाइबरनेशन जहाज भी थे, जिनमें से सभी खोले गए थे। केवल 16 लेबल वाला हाइबरनेशन पोत नष्ट हो गया था और बड़ी संख्या में हिस्से जमीन पर बिखरे हुए थे। जिया ने उसे देखते हुए अपनी भौहें बुन लीं। 16 लेबल वाले इस हाइबरनेशन पोत को एंड्रॉयड 17 और 18 द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन 13, 14 और 15 नंबर हाइबरनेशन जहाजों के लेबल वाले हाइबरनेशन जहाज अभी भी बरकरार थे। ये दर्शाता है कि वे एंड्रॉयड 17 और 18 के जागने से पहले बहुत पहले चले गए थे। क्या डॉक्टर गेरो ने उन्हें बाहर जाने दिया या इसे नष्ट कर दिया गया क्योंकि एंड्रॉयड का उत्पादन विफल हो गया था? डॉक्टर गेरो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो बुल्मा के पिता डॉक्टर ब्रीफ और डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी से कम नहीं थे। उनके द्वारा विकसित हर एंड्रॉयड बहुत शक्तिशाली था। जब गोकू एक बच्चा था तो उसका सामना एंड्रॉयड 8 से हुआ, जो डॉक्टर गेरो का प्रारंभिक काम था। फिर बाद में एंड्रॉयड 13 से 18, उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली था। एंड्रॉयड 13, 14 और 15 ऐसा लगता है कि वे एक कंप्यूटर द्वारा विकसित किए गए हैं। जिया को स्पष्ट रूप से याद है कि उसने अपने पिछले जीवन में ड्रैगन बॉल फिल्म देखी थी। इसमें एंड्रॉयड 13, 14 और 15 द्वारा गोकू के शिकार की कहानी बताई गई थी, लेकिन यह एक लंबा समय हो गया था, इसलिए उसे साजिश का विवरण स्पष्ट रूप से याद नहीं था। बुला, क्या गोकू ने अपनी मृत्यु से पहले एंड्रॉयड 13, 14 और 15 का सामना किया था? जिया ने बुल्मा से पूछा। बुला ने जिया की अटकलों को नकारते हुए निश्चितता के साथ अपना सिर हिला दिया। नहीं, हमें नहीं पता था कि एंड्रॉयड 17 और 18 दिखाई देने से पहले मौजूद थे। ओह, यह अजीब है। जिया ने भौहें सिकोड़ी। तो एंड्रॉयड 13 के नेतृत्व में 3 एंड्रॉयड इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या वे वास्तव में डॉक्टर गेरो द्वारा नष्ट कर दिए गए थे? सब लोग आओ और एक नजर देखो। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने उन्हें बुलाया। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। मास्टर रोशी और अन्य लोग जल्दी से उसकी ओर बढ़े। एक कंप्यूटर मेनफ्रेम के पीछे उन्हें एक बहुत छोटा गुप्त मार्ग मिला। गुप्त मार्ग पहले से ही ढह गया था और ऐसा लगता था कि खुदाई किए हुए कई साल बीत चुके थे। जिया दंग रह गया और उसका चेहरा काला हो गया क्योंकि उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 पहले ही बच गए थे जब डॉक्टर गेरो एंड्रॉयड 17 और 18 बना रहा था, और वे कभी नहीं लौटे क्योंकि वे डॉक्टर गेरो के हाथों में शटडाउन रिमोट से डरते थे? जिया जानता था कि उसने अनुमान लगाया था कि बहुत संभावना है कि क्या हुआ था। यदि यह सच निकला तो इसका मतलब था कि पृथ्वी पर अभी भी 3 चालाक एंड्रॉयड छिपे हुए थे। वे इतने सालों तक छिपे रहे और दिखाई नहीं दिए।
मुझे डर है कि उनकी योजनाएं छोटी नहीं हैं। दूसरे विचार पर, इन वर्षों में बहुत सारे शहर नष्ट हो गए हैं, तो क्या वे सभी इस प्रक्रिया में एंड्रॉयड 17 और 18 द्वारा मारे गए थे? उन्होंने मास्टर रोशी और अन्य लोगों के साथ अपने विचार साझा किए, और वे सभी भी भौंचक्के रह गए। हाँ, शुरुआती दिनों में जब एंड्रॉयड दिखाई दिया था, तो कई शहर थे जो एक ही समय में नष्ट हो गए थे। लेकिन उस समय हर कोई अव्यवस्था में फेंक दिया गया था, इसलिए हमने इसके बारे में ध्यान से नहीं सोचा था। हमने सोचा कि यह एंड्रॉयड 17 और 18 के सभी काम थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, एंड्रॉयड 17 और 18 केवल 2 लोग थे, और वे एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर दिखाई नहीं दे पाएंगे। कोरिन ने अपनी छाती को पीटा क्योंकि उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ। इस दुनिया की कहानी बदलनी शुरू हो गई है। जिया अपने दिल में चिल्लाया। वह जानता था कि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 मूल काम में दिखाई नहीं दिया था। उन्हें एक असफल उत्पाद के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए था और डॉक्टर गेरो द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था जब वे सिर्फ उत्पादित किए गए थे, लेकिन ये यहाँ बदल गया था। निश्चित रूप से, जैसा कि बाडॉक ने ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के अतीत में वापस यात्रा नहीं की थी। हालांकि यह मूल काम की दुनिया के साथ कम या ज्यादा सुसंगत था, कई विवरण अभी भी बहुत अलग थे। अब मुझे यकीन है कि पृथ्वी पर अन्य एंड्रॉयड हैं, जिया ने निश्चितता के साथ कहा। ये सुनकर मास्टर रोशी और अन्य लोगों की अभिव्यक्ति भद्दा हो गई। उन्होंने सोचा था कि पृथ्वी पर शांति पहले ही आ चुकी है, लेकिन किसने सोचा होगा कि बीच में ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां आएंगी। यदि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 को समाप्त नहीं किया गया था, तो यह वास्तव में खतरनाक होगा। लौटते समय रास्ते में सभी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे बहुत चिंतित थे। एंड्रॉयड में केआई का कोई निशान नहीं था। यदि एंड्रॉयड छिपाने का इरादा रखते हैं, तो उनके पास उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं होगा। जैसे ही जिया और अन्य लोग द्वीप पर लौटने वाले थे, उनकी दृष्टि में अचानक उग्र लाल ऊर्जा के गोले फूट पड़े। एक हिंसक बवंडर ने उनके विमान को मारा, जिससे ये हिल गया। वे देख सकते थे कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहा था। अच्छा नहीं, द्वीप पर हमला किया गया था। मास्टर रोशी अलार्म में चिल्लाया। विस्फोट के विनाशकारी बल से अभी अभी ये द्वीप पहले ही पृथ्वी से पूरी तरह से मिट चुका था। अरे नहीं, ची विदिल और वे बच्चे सभी द्वीप पर हैं। हम गोहन को ये कैसे समझाएंगे? बुला का चेहरा काफी बदल गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसके होंठ बाहर निकल आए थे। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। लानत है एंड्रॉयड्स, वे भूत की तरह हैं। मास्टर रोशी एक बेत पर झुके हुए थे क्योंकि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी दाढ़ी लहरा रही थी, जिससे उसके दिल में गुस्सा झलक रहा था। द्वीप का उनके दिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। द्वीप पर बच्चे पृथ्वी की सभी आशा थे, और अब वे सभी चले गए थे। जिया शांत हो गया और परेशान मास्टर रोशी, बुला और अन्य लोगों को देखा, फिर भी वह भौहें से कोड़ रहा था। अब ये स्पष्ट था कि एंड्रॉयड 13 और अन्य ने एक हमला लॉन्च किया था। क्या ये वास्तव में है? क्योंकि मैंने एंड्रॉयड 17 और 18 को मार दिया है, और कोई भी उनके लिए कवर करने के लिए नहीं बचा है। मैं आपको नए ग्रह नमक में भेजूंगा, क्योंकि पृथ्वी की स्थिति बहुत खतरनाक है, जिया ने कहा। यह सब चुप थे। एंड्रॉयड 13, 14 और 15 की ताकत के बारे में सोचते हुए, इसकी तुलना एंड्रॉयड 17 और 18 से नहीं की जा सकती है, लेकिन उनकी प्रकृति मास्टर रोशी को पूरी तरह से पता नहीं था। अगर उनके पास एंड्रॉयड 17 और 18 की तरह बचकाना स्वभाव होता, तो यह ठीक होता, लेकिन अगर वे पागल थे, तो वे तुरंत पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। वे वास्तव में चालाक थे क्योंकि वे इतने वर्षों तक धैर्यपूर्वक सहन करने में सक्षम थे। जिया ने उन्हें देखा और अपने होठों को चूमा, और फिर उन्होंने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया, उन्हें नए प्लेनेट नेमेक में भेज दिया। उत्तरी क्षेत्र के एक दूर के कोने में नया ग्रह नमक। यह एक ही पन्ना हरा विशाल ग्रह था, और सब कुछ पूर्व ग्रह नमक के समान था। एक हल्की हरी झील के ठीक बगल में एक हवा घास से बह गई, जिससे वे झूम उठे। इस समय एक प्रकाश अचानक एक संक्षिप्त क्षण के लिए कुछ बार फ्लैश हुआ, और मास्टर रोशी, कोरिन, बुला, ब्लॉन्ड लॉन्च और अन्य नए ग्रह नमक पर दिखाई दिए। बुल्मा, यहाँ नया ग्रह नमक है। आप सभी को तुरंत जाकर नामेकियों की तलाश करनी चाहिए। उत्तरी काय ने पहले ही उन्हें ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के लिए सूचित किया है। मैं गोहन और ट्रंक्सा को लेने के लिए लुकआउट में जा रहा हूँ। उसके बाद जिया ने फिर से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया और पृथ्वी पर लौट आया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 282, एक के बाद एक आने वाली परेशानियां, मुसीबतें एक के बाद एक आती जा रही हैं। ये सब कब खत्म होगा? कोरिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। चलो, पहले नमेकियों की तलाश करते हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी मदद लेना है। यही एकमात्र तरीका है। मास्टर रोशी ने आह भरी और उदास भाव के साथ सभी की ओर सिर हिलाया, वह कम उत्साह में लग रहा था। इस समय बुला ने उत्साहपूर्वक ड्रैगन बॉल रडा को बाहर निकाला और कहा, प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स सभी एक गांव में स्थित हैं। हम रडा पर दिखाई गई स्थिति में नामेकियों को पा सकते हैं। तो चलो, चलते हैं।
श्री जिया पहले से ही हमें समय दे रहे हैं, हम उसे वापस नहीं खींच सकते, मास्टर रोशी ने कहा। हाँ, इसलिए समूह में सभी ने अपने संकल्प को कठोर कर लिया। बुला ने अपनी जेब से होई पोई कैप्सूल का एक बॉक्स निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। धुएं का एक बादल अचानक दिखाई दिया और जब यह उड़ गया तो होवरबाइक वहीं बनी रही जहां कैप्सूल फेंके गए थे। जब से एंड्रॉयड ने दुनिया को नष्ट करना शुरू किया, हुई पोई कैप्सूल का उत्पादन कम हो गया था। नोवेल यूएसबी कॉम वे सभी होवरबाइक पर चढ़ गए और नामिकियों के गांव की ओर बढ़ने लगे। पृथ्वी जिया द्वीप के ऊपर फिर से दिखाई दिया। द्वीप अब गायब हो गया था और केवल कुछ पत्थर के खंभे पानी की सतह से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते थे। ये दर्शाता है कि यहाँ कभी एक द्वीप था। एंड्रॉयड पहले ही चले गए हैं, वे वास्तव में चालाक हैं, जिया ने शाप दिया। अब तक एंड्रॉयड के निशान अब समुद्र की सतह पर दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि वे अक्सर अपने स्थान बदल रहे थे। मुझे पहले लुकआउट में जाना चाहिए। गोहन और ट्रंक अभी भी हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में हैं, इसलिए मैं एंड्रॉयड को लुकआउट को नष्ट नहीं करने दे सकता। ये सोचकर जिया शांत हो गया। सच कहूं तो इस धरती के जीवन और मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह केवल जितना संभव हो उतना मदद करने के लिए यहाँ रहे। यदि वह वास्तव में उनकी मदद नहीं कर सकता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। एक हल्की हवा ने समुद्र की सतह को हिला दिया जिससे लहरें उठीं। लुकआउट की ओर बढ़ने से पहले जिया ने भावहीन होकर देखा। लुकआउट आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। गर्म धूप महीन रेत की तरह छिड़कती है। भूमध्य रेखा पर चिलचिलाती गर्मी के विपरीत ये बहुत हल्का था। लुकआउट के चौक को कवर करने वाली कई क्रॉस दरारें घनी थीं और पूरा लुकआउट काफी जीर्ण शीर्ण लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये थोड़ी सी हवा और बारिश को भी सहन नहीं कर पाएगा। जिया लुकआउट के ऊपर क्रॉस पैर मंडरा रहा था, चुपचाप गोहन और ट्रंक्स के हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अचानक वाटर पोलो बॉल की तरह एक विशाल ऊर्जा का गोला दूर के आकाश से बाहर फेंक दिया गया था। हुआ लाला, ये बहते पानी की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह एक अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा की गेंद थी। एनर्जी वेव की तुलना में इसमें मानव की भावना कम थी और इसका पता लगाना कठिन था। क्या वे आखिरकार हमला कर रहे हैं? जिया खड़ा हो गया और उदासीन रूप से इसे देखा क्योंकि उसके मुंह के कोने एक चाप में उठ गए थे। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा झुकाया और उन्हें कुछ बार काट दिया। शांत शून्य अचानक विकृत हो गया और कुछ चमकीले रंग की ऊर्जा तरंगें अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दी और लुकआउट की ओर जाने वाली ऊर्जा गेंद की ओर बह गई। बूम! अंतरिक्ष कांप रहा था और विस्फोट के बीच उज्ज्वल रंग की ऊर्जा उठी, एक पतले कोहरे में बदल गई जो जल्दी से दृष्टि के अपने विशाल क्षेत्र में फैल गई। जिया का चेहरा ठंडा था, कुछ हद तक नाराज था, लेकिन उसे एंड्रॉयड का कोई निशान नहीं मिला। ये एंड्रॉयड, वे छिपने में काफी अच्छे हैं। एंड्रॉयड में मनुष्यों की तरह आभा नहीं होती है। अगर कोई उन्हें खोजना चाहता था तो वे केवल अपनी नग्न आंखों पर भरोसा कर सकते थे। इस विशाल स्थान में एंड्रॉयड के निशान ढूंढना आसान था, लेकिन वह चिंतित था कि यह बाघ को पहाड़ से दूर लुभाने की एक चाल थी। तारांकन इसलिए वह लुकआउट के ऊपर दृढ़ता से इंतजार कर रहा था, 1 इंच भी नहीं हिला। तारांकन दुश्मन को अपने क्षेत्र से दूर लुभाने के लिए आप इस बार भाग्यशाली हैं। जिया फिर से लुकआउट के ऊपर क्रॉस पैर बैठ गया। उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 शायद एंड्रॉयड 17 और 18 की तरह मजबूत नहीं थे, अन्यथा वे गुमनामी में नहीं छिपे होते जब एंड्रॉयड 17 और 18 इतने वर्षों से बाहर कहर बरपा रहे थे। उनका धैर्य काफी सराहनीय था। बहुत देर के बाद सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया और रात आ गई। विशाल आकाश साफ था और रात के आकाश में कई सितारे चमक रहे थे। वे अंधेरी रात के आकाश में उकेरे गए गहने पसंद करते हैं जो एक आकर्षक चमक दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके समय बीतता गया। अगले दिन सुबह का सूरज दूसरी तरफ से उगाया। 1 दिन और 1 रात बीत चुकी थी। गोहन और ट्रंक जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। जिया ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी काली आंखों में चमक रही रोशनी की एक चमक। निश्चित रूप से कुछ ही समय पहले लुकआउट के अंदर से अचानक 2 विशाल आभाएं उठीं। आभा उग्र दिव्य ड्रैगन की तरह थी जिसमें महान शक्ति थी। जीर्ण शीर्ण लुकआउट ऐसे कांप रहा था जैसे वह तुरंत उखड़ जाएगा। लेकिन ये केवल एक पल के लिए था जब दोनों आभाएं अचानक शांत हो गईं और एकजुट हो गईं। उन्होंने कहा, 1.5 अरब युद्ध शक्ति और 400 करोड़ युद्ध शक्ति। गोहन की प्रगति काफी बड़ी है, लगभग एक साधारण सुपर सैया की सीमा तक पहुंच गई है और यहाँ तक कि ट्रंक्स भी एक सुपर सैया बन गया है। गोहन के सामने टेलीपोर्ट करने से पहले जिया ने हंसते हुए कहा। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में 1 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद गोहन एक बार फिर टूट गया था और अब सुपर सैयान स्तर से सिर्फ 1 कदम दूर था। हालांकि उनकी समझ के अनुसार अगर गोहन ने एक सुपर सैयन बनने का इरादा किया तो शायद कम समय में ऐसा करने की बहुत उम्मीद नहीं थी। श्री जिया, आप यहाँ क्यों हैं? गोहन ने जिया को बाहर दिखाई दिया और आश्चर्य से पूछा। यह एक लंबी कहानी है। जिया ने अपना सिर हिलाया और उन्हें एंड्रॉयड 13 के बारे में बुरी खबर सुनाई। जैसा कि जिया ने विस्तृत विवरण दिया, खासकर जब उन्होंने उल्लेख किया कि द्वीप के विनाश के
साथ एंड्रॉयड द्वारा ची ची और अन्य लोगों को मार दिया गया था। गोहन का चेहरा पीला हो गया और उसका पूरा शरीर कांप गया। उसकी आभा अस्थिर हो गई और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ उग्र ऊर्जा फूट पड़ी। आकाश का रंग बदलने लगा और पूरा ग्रह कांपने लगा। एक बिखरती हुई आवाज के साथ जर्जर लुकआउट आखिरकार गोहन से निकलने वाली भारी ऊर्जा को सहन नहीं कर सका और एक जोरदार धमाके ध्वनि के साथ ढह गया। क्रिम्सन गोलार्ध हजारों टुकड़ों में टूट गया। छोटे टुकड़े जमीन की ओर गिरते रहे, वायुमंडल के माध्यम से लकीरें खींचते रहे और एक गिरते तारे जैसी चमक का उत्सर्जन करते रहे। शांत हो जाओ, क्रोध से नियंत्रित मत बनो, जिया ने जोर से चिल्लाया। जिया द्वारा डांटे जाने के बाद ऐसा लगा जैसे गोहन अचानक एक सपने से जाग गया था और उसने तुरंत अपनी आभा को एकजुट किया और कहा, श्री जिया, वे एंड्रॉयड कहाँ हैं? गोहन शांत हो गया। उसकी बर्फ ठंडी पुतलियां हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन एंड्रॉयड में आभा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकता। लेकिन हम उनके निशान खोजने के लिए प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर सकते हैं। ड्रैगन बॉलर्स? गोहन अचानक समझ गया और जिया से ईमानदारी से कहा, सर जिया, कृपया मुझे नए ग्रह नमक में ले जाएं। इस समय साइड में ट्रंक ने भी अपनी मुठियां भींच लीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने कहा, श्री जिया, मेरी माँ, वह चिंता मत करो, वे सभी नए ग्रह नमक पर हैं और ड्रैगन इकट्ठा कर रहे हैं। इस पल में गेंद जिया ने उन्हें धीरे से दिलासा दिया और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता लॉन्च करने से पहले उनके कंधों को पकड़ लिया। शांत आकाश अचानक खाली हो गया और लुकआउट, जो आकाश में ऊंचे आयाम में हजारों वर्षों से खड़ा था, अंततः इतिहास में खो जाने के लिए धूल में बदल गया। उसी समय काय का ग्रह नश्वर दुनिया को देखते हुए उत्तरी काय ने अपने चेहरे पर ठंडे पसीने को पोंछा। अभी अभी उसे डर महसूस हुआ जब गोहन ने गुस्से में अपनी ताकत बढ़ा दी। गोहन, वह बच्चा, कुछ वर्षों तक उसे न देखने के बाद वह अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली हो गया है और उसके बगल में युवक भी दुर्जेय है, यहाँ तक कि गोकू भी उनके साथ तुलनीय नहीं है। ठीक है, मुझे राजा येमा को पिकोलो और दूसरों की आत्माओं की खोज करने के लिए कहना चाहिए। पृथ्वी को अभी भी उनकी जरूरत है। उत्तर काय ने ध्यान से अपने दिल में सोचा। एंड्रॉयड के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ड्रैगन बॉलर्स बिल्कुल आवश्यक थे। यदि पिकोलो जैसे योद्धाओं को पुनर्जीवित किया जाता है तो उत्तरी क्षेत्र का प्रबंधन करना भी उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती ग्रह नाम। जिया एक हरी झील के बगल में गोहन और ट्रंक्स के साथ दिखाई दिया। फिर मास्टर रोशी के स्थान को लगभग महसूस करने के बाद उन्होंने फिर से उनके साथ टेलीपोर्ट किया। इस समय मास्टर रोशी के बगल में लॉन्च और अन्य से संबंधित कुछ कमजोर आभा के अलावा अन्य शक्तिशाली आभा थे जिनकी संख्या हजारों में थी। ये आभा नामेकियों की थी जो यहाँ चले गए थे और वे सभी किसी चीज के बारे में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। जैसे ही जिया और गोहन दिखाई दिए, मास्टर रोशी ने उन्हें देख लिया। गोहन, मैं तुम्हारी माँ की रक्षा नहीं कर सका। गोहन के सामने पहुंचकर मास्टर रोशी ने अपना सिर हिलाया और शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। गोहन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले से ही पता है कि क्या हुआ। ये सब एंड्रॉयड की गलती है। मास्टर रोशी ने जोर से आह भरी। इस समय जिया ने देखा कि नामेकियन पीछे खड़े थे और उन्होंने पाया कि उनका नेता एक छोटा और चतुर नामेकियान था। वे विशाल फुटबॉल के आकार की ड्रैगन गेंदों को पकड़े हुए थे। जाहिर है, जिया और अन्य लोगों के आने से पहले ही उन्होंने प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा कर लिया था। प्लेनेट नामेक के ड्रैगन बॉलर्स चमक रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन सुपर ड्रैगन बॉलर्स के विशाल आकार को देखने के बाद प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन बॉलर्स तुलना में कुछ खास नहीं थीं। इस समय एक युवा नामेकियान चला गया और गोहन का हाथ पकड़ लिया। वह बहुत उत्साहित लग रहा था क्योंकि उसने कहा, गोहन, हमें आखिरी बार मिले हुए वास्तव में बहुत समय हो गया है। तुम हो? क्या हुआ? गोहन पहले हैरान था और जवाब देने में काफी समय लगा। हाँ, यह मैं हूँ। डेंडे ने सिर हिलाया और तुरंत मुख्य व्यवसाय में लौट आया और कहा, पृथ्वी पर जो हुआ वह वास्तव में खेदजनक है। सर काय ने पहले ही हमें ड्रैगन बॉल तैयार करने के लिए कहा है। तो वह डेंडे है, महान ड्रैगन कबीले का एक नामकीन दोस्त जिसे गोहन एक दशक से अधिक समय पहले ग्रह नामेक पर मिला था। मूल कार्य की मुख्य दुनिया में वह पृथ्वी का नया कामी बन गया। डेंडे के बड़े होने के बाद उनकी उपस्थिति नेल के समान हो गई। वास्तव में जिया नामेकियों के बीच अंतर को अलग नहीं कर सका क्योंकि वह एक चेहरा अंधा था। उनके विचार में ऐसा लगता था कि अधिकांश वयस्क नेमकियन पुरुष लगभग समान दिखते थे। उस स्थिति में हम अब पोरुंगा को तलब करेंगे, जिया ने कहा। नए ग्रेट एल्डर, मुले ने जोर से हंसते हुए कहा, नए ड्रैगन बॉलर्स को हमारे द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है और अब यह एक साथ बहुत से लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है। ग्रेट एल्डर की स्थिति संभालने के बाद से मुले ने पृथ्वी के ड्रैगन गेंदों के मजबूत बिंदुओं को संदर्भित करते हुए प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदों का पुनर्निर्माण किया। अब ग्रह नमक के दिव्य ड्रैगन पोरुंगा की क्षमता पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। ये बहुत अच्छा है, गोहन उत्साह से चिल्लाया।
अब संकोच नहीं करते हुए सभी को एक अपेक्षाकृत खाली स्थान मिला और बड़े करीने से 7 ड्रैगन गेंदों को जमीन पर रख दिया। फुटबॉल के आकार की ड्रैगन गेंदें एक दूसरे से टकराईं और तुरंत एक सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाने लगीं। वे एक अजगर की दहाड़ की तरह गूंज रहे थे। बाहर आओ पोरुंगा, डैंडे प्लेनेट नेमेक की भाषा में चिल्लाया। वास्तव में जिया पोरुंगा को बुलाने के लिए प्लेनेट नेमेक की भाषा का भी उपयोग कर सकता था, लेकिन जैसा कि वह नए ग्रह नमक पर था, उसे नामेकियों के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। जैसे ही आवाज गिरी, क्षितिज से काले बादल तैरने लगे, आकाश और पृथ्वी को सोख लिया और दिन तुरंत रात में बदल गया। उज्ज्वल बिजली आकाश से गिरी और फिर तेजी से बढ़ी और जल्द ही घनी गुच्छेदार बिजली ने जल्दी से स्वर्ग और पृथ्वी को कवर किया। पेड़ बिजली किसी ढोल की थाप की तरह लग रही थी। प्रकाश की सुंदर किरणों ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन किया और जैसे कि सभी बाधाओं को तोड़ते हुए पोरुंगा का मजबूत शरीर आकाश में कई सैकड़ों मीटर ऊंचा दिखाई दिया। जिन लोगों ने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, कृपया अपनी इच्छाओं को बताएं। पोरुंगा की भव्य आभा हमेशा की तरह शानदार थी क्योंकि उसकी आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थी। डैंडे गोहन की ओर मुड़ा और उसकी इच्छाओं के बारे में पूछा। बदले में गोहन ने जिया की ओर देखा। जिया ने एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया और कहा, पोरुंगा को एंड्रॉयड 13, 14 और 15 पर एक निशान डालने दें ताकि वे कहीं भी छिप न सकें। डैंडे ने सिर हिलाया और पोरुंगा को इच्छा की सामग्री बताए। पोरुंगा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सिर पर 2 घोंघे जैसे एंटेना हवा में लहरा रहे थे। जैसे ही आकाश से एक शानदार आवाज बजी, तुम्हारी इच्छा बहुत आसान है। फिर उसकी आंखों में एक रक्त लाल प्रकाश चमका और एंड्रॉयड के शरीर पर एक अजीब ऊर्जा ने काम किया। पोरुंगा के पास एंड्रॉयड को नष्ट करने या उनके शरीर की संरचना को बदलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनके स्थान के आधार पर निशान अन्य लोगों को उन्हें खोजने की अनुमति दे सकता है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, कृपया अपनी दूसरी इच्छा बताओ, शेनरॉन ने कहा। जिया ने पोरुंगा को देखा और डैंडे से कहा, उसे पहले दोष देने के लिए कहो, हम अगली बार आखिरी 2 इच्छाएं करेंगे। जिया ने सोचा, ये पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने या एंड्रॉयड द्वारा मारे गए अर्थलन को पुनर्जीवित करने का उचित समय नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 अभी भी पृथ्वी पर हैं। ऐसी स्थिति में जहां उनकी ताकत अज्ञात है, पृथ्वी जल्दी से फिर से नष्ट हो सकती है। इन 2 इच्छाओं को रखना और एंड्रॉयड को समाप्त करने तक इंतजार करना बेहतर है। वेगेटा और अन्य लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए जिया ने भी इस पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भले ही वेगेटा और अन्य इस समय पुनर्जीवित हो जाएं, वे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश किए बिना थोड़े समय में एंड्रॉयड से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए स्थिति के आधार पर इसे बाद में स्थगित करना बेहतर होगा। ठीक है, डैंडे जिया के इरादों को समझ गया। थोड़ी देर के लिए जिया और गोहन को घूरने के बाद उसे गोहन की स्वीकृति मिली और पोरुंगा को पहले गायब होने के लिए सूचित करने के लिए आगे बढ़ा। पोरुंगा के गायब होने के बाद रात का आकाश फिर से दिन में बदल गया। जिया ने बुला और अन्य लोगों को बताया और कहा, आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं अभी गोहन के साथ पृथ्वी पर वापस जाऊंगा और उन्हें नष्ट कर दूंगा, जबकि आप सभी नए ग्रह नमक पर रहेंगे। इतना कहने के बाद जिया ने गोहन की ओर इशारा किया, जो तुरंत आगे बढ़ गया। सावधान रहो तुम दोनों, मास्टर रोशी ने ईमानदारी से कहा। वर्तमान समय में मास्टर रोशी के गौरव के दिन बीत चुके थे। अब वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास कुछ ज्ञान था। जब एक शक्तिशाली दुश्मन दिखाई देता है तो उसे एक तरफ कदम उठाना चाहिए और युवा पीढ़ी को उनसे निपटने देना चाहिए। इस समय ट्रंक्स आए, वह भी लड़ाई में शामिल होना चाहता था। रुको, मैं भी अब एक सुपर सैयान हूँ, इसलिए मैं एंड्रॉयड से भी लड़ सकता हूँ। जिया ने थोड़ी देर के लिए ट्रंक्स को देखा। एक सुपर सैयान के रूप में उसकी ताकत उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जिया ने अभी भी अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया, नहीं। हालांकि उनकी बैटल पावर एंड्रॉयड 17 और 18 की बैटल पावर जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन इस बार लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इसलिए गोहन और मैं पर्याप्त हैं। novelUSB.com। लेकिन ट्रंक्स ने जोरदार तर्क दिया, लेकिन जिया अभी भी सहमत नहीं था। सुपर सैया परिवर्तन चरण काफी बड़ी छलांग है। ट्रंक्स की 400 मिलियन बैटल पावर को वास्तव में उच्च नहीं कहा जा सकता है और इसके अलावा वह अभी भी बहुत छोटा है। मुझे डर है कि ट्रंक्स हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश करने से पहले गोहन को भी नहीं हरा सकता था। उसे साथ लाना काफी जोखिम भरा है, जिया ने सोचा। ट्रंक, आज्ञाकारी बनो। अपनी मां के रूप में बुला ने उसे जाने से रोकने की कोशिश की और ट्रंक्स केवल अनिच्छा से एक तरफ जा सकता था, स्पष्ट रूप से परेशान। चलो चलते हैं, जिया हल्के से चिल्लाया और अगले सेकंड गोहान के साथ पृथ्वी पर लौट आया। जैसे ही जिया पृथ्वी पर लौटे, उन्होंने प्रकाश के 3 चमकीले लाल स्तंभ देखे जो एक लाइटहाउस की तरह उज्ज्वल थे। चमकीले रंग बहुत दूर से देखे जा सकते थे। जिया ने व्यंग्य किया और गोहन की ओर सिर हिलाया और फिर उसने कहा, इस बार भले ही एंड्रॉयड पृथ्वी के छोर पर भाग जाएं, वे छिप नहीं पाएंगे। गोहन का चेहरा भी ठंडा था।
वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और एंड्रॉयड के स्थान की ओर उड़ गए। एक उजाड़ द्वीप पर समुद्री हवा लहरों को ऊपर उठा रही थी। तीनों एंड्रॉयड एक चट्टान पर खड़े थे, उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय दृष्टि थी। 3 एंड्रॉयड में से एंड्रॉयड 13 2 मीटर लंबा एक बुरा आदमी था। वह एक टोपी, एक जैकेट और हरे रंग की पतलून पहने हुए था। एंड्रॉयड 14 बहुत लंबा था और उसके लंबे काले बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। उसका ऊपरी शरीर नग्न था और उसने अपनी कमर पर एक हरे रंग की मंदारिन जैकेट पहनी थी। एंड्रॉयड 15 काफी बेवकूफ लग रहा था और उनके ड्रेसिंग का अंदाज भी बेहद अजीब था। उनकी छोटी लंबाई ये चित्रित नहीं कर सकती थी कि वह कितना शक्तिशाली था। बॉस, यह क्या हो रहा है? हमारे शरीर इस तरह के प्रकाश का उत्सर्जन क्यों कर रहे हैं? एंड्रॉयड 14 की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सदमे में पूछा, क्या उस बूढ़े कॉडर डॉक्टर गेरो ने हमारे शरीर पर कुछ अजीब छोड़ दिया? 15 उसके पूछने पर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। 13 का चेहरा भी उदास था। यदि उनके शरीर पर ऐसे स्पष्ट संकेत थे तो वे गोहन और अन्य लोगों द्वारा पाए जाएंगे, भले ही वे पृथ्वी के छोर पर छिप जाएं। अच्छा नहीं। अगर हमें गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स द्वारा खोजा जाता है तो हम निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 284 सुपर एंड्रॉयड। 13 एंड्रॉयड 13, 14 और 15 को डॉक्टर गेरो और उनके एक सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था। क्योंकि वे पिछले मॉडल थे, उन्हें पुराना और अयोग्य उत्पाद माना जाता था। मूल रूप से उन्हें नष्ट किया जाना था, इसलिए जागने के बाद वे गुप्त रूप से डॉक्टर गेरो के शोध संस्थान से भाग गए। क्योंकि वे डॉक्टर गेरो के हाथ में शटडाउन रिमोट से डरते थे, वे छिप गए और कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि किसने सोचा था कि डॉक्टर गेरो बाद में एंड्रॉयड 17 और 18 बनाएंगे? वे एंड्रॉयड 17, 18 की तुलना में बहुत कमजोर थे, इसलिए वे केवल पिछले कुछ वर्षों में चुपचाप छिप सकते थे। उन्हें मिल गया। एक ठंडी आवाज सुनाई दी और फिर एंड्रॉयड 13, 14 और 15 ने 2 पुरुषों को देखा जिनके पूरे शरीर से एक सुनहरी चमक निकल रही थी जो हवा में तैर रही थी। अच्छा नहीं है, ये गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स है। इन्हें देखकर एंड्रॉयड 13, 14 और 15 सिहर उठे। वे पहले ही दोनों गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स की ताकत देख चुके थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली एंड्रॉयड 17 और 18 भी उनका मुकाबला नहीं थे। विशेष रूप से जिया नामक एक, उन्हें नहीं पता था कि वह कहां से आया था, लेकिन एंड्रॉयड 18 को उसकी केवल एक ऊर्जा गेंद से नष्ट कर दिया गया था। वह एक अपमानजनक रूप से मजबूत अस्तित्व था। भागना, यह विचार जल्दी ही उनके दिल में कौंध गया। हालांकि गोहन ने उन्हें कभी भागने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी मां को मार डाला था। उसका दुश्मन उसके ठीक सामने था, तो वह बदला लेने के ऐसे अवसर को कैसे हाथ से जाने देगा? एक प्रकाश किरण की तरह गोहन एंड्रॉयड की ओर दौड़ गया। बूम! सुनहरी ऊर्जा ने आकाश को ढक दिया और चेरी के फूलों की कई पंखुड़ियों की तरह नीचे तैरने लगी। प्रत्येक पंखुड़ी वास्तव में एक ब्लेड की तरह थी जिसमें भयावह ऊर्जा थी, और सिर्फ एक पंखुड़ी में स्वर्ग नष्ट हो गया था और पृथ्वी को नष्ट कर दिया गया था। आकाश में नृत्य करते हुए अराजक चेरी के फूल पृथ्वी पर बहने वाली वसंत की हवा की तरह थे, जो बेहद सुंदर थे। हालांकि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 अपने पूरे शरीर को ठंड का उत्सर्जन करते हुए महसूस कर रहे थे, जैसे कि हर पंखुड़ी उनकी जान लेने का इरादा रखती थी। रेज मोड में गोहन की 1.5 बिलियन बैटल पावर का सामना करना इतना आसान नहीं था। novelUSB.com गोहन के वर्तमान मूड को जानते हुए जिया ने उन्हें इस बार लड़ाई का नेतृत्व करने दिया। वह केवल साइड से नजर रखेगा और एंड्रॉयड के इतने खतरनाक हमले को बेअसर करने के लिए सही समय पर हमला करेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, एंड्रॉयड 13, 14 और 15 जल्दी से चकमा दे गए। वे गोहन के मैच नहीं थे, इसलिए वे केवल छिपने के लिए एक जगह खोजने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि उनके शरीर से निकलने वाली उज्ज्वल लाल ऊर्जा बहुत चमकदार थी, इसलिए वे जिया और गोहन द्वारा आसानी से पाए गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां छिपे थे। जू जू जू! एक ऊर्जा तूफान समुद्र की सतह पर बह गया और उबड़ खाबड़ समुद्र अचानक अधिक अशांत हो गया, क्योंकि हजारों मीटर ऊंची लहरें उठीं जैसे कि ये दुनिया का अंत था। एंड्रॉयड अपनी बुद्धि से डर गए थे और उन्होंने अपने चेहरे पर भयभीत भाव प्रकट किए। इस समय वे बेहद पछता रहे थे। अगर वे 2 गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स को नहीं उकसाते तो क्या ऐसी आपदा होती? पहले वे बहुत खुश थे और सोचते थे कि वे 1 दशक से अधिक समय तक छिपे रहने के बाद जो चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड 17 और 18 की मृत्यु के बाद वे परेशानी पैदा करने के लिए बाहर जाने से खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके शक्तिशाली प्राकृतिक दुश्मन एंड्रॉयड 17 और 18 चले गए थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि बाहर जाने के बाद वे अधिक भयावह गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स को उकसाएंगे? वास्तव में उन्हें पता नहीं था कि भले ही उन्होंने गोहन और जिया को उकसाने की पहल नहीं की, फिर भी वे एक लक्ष्य बनने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व का खुलासा किया था। पुच्छी तेज ब्लेड, जो सिकाडा के पंख जितने पतले थे, आसानी से एंड्रॉयड 14 की छाती में घुस गए, जिससे उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर एक धमाके के साथ एंड्रॉयड 14 का सिर भी फट गया
और उसके शरीर का आधा हिस्सा एंड्रॉयड 13 की ओर फेंक दिया गया। एंड्रॉयड 13 ने अपने हाथ को वातानुकूलित रिफ्लेक्स से बाहर बढ़ाया और एंड्रॉयड 14 के ऊपरी शरीर को पकड़ लिया। जबरदस्त बल से झटके ने उनकी बाह को सुन्न महसूस कराया, लेकिन उनका हाथ सिर्फ एंड्रॉयड 14 के ऊर्जा स्रोत को पकड़ने के लिए हुआ। इस पल में ऐसा लगा जैसे एंड्रॉयड 13 बिजली से मारा गया था, और उसने अचानक पाया कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। मेरी ताकत बढ़ गई है, क्या एंड्रॉयड विलय कर सकते हैं? एंड्रॉयड 13 दंग रह गया, और फिर उसके ठंडे चेहरे पर एक उन्मत्त रूप चमक गया। एंड्रॉयड 15 को देखते हुए उनकी अभिव्यक्ति प्रफुल्लित हो गई। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। एंड्रॉयड 15, मुझे खेद है, लेकिन हम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। एंड्रॉयड 13 धीमी आवाज में बुदबुदाया। एंड्रॉयड के बीच बहुत सारी भावनाएं नहीं थीं, लेकिन वे हमेशा एक साथ काम कर रहे थे क्योंकि वे एंड्रॉयड 17 और 18 द्वारा खोजे जाने से डरते थे। हालांकि जब इसमें जीवन और मृत्यु का मामला शामिल होता है, तो सभी भावनाएं गायब हो जाएंगी। पुच्ची, एंड्रॉयड 13 ने फायदा उठाया जब एंड्रॉयड 15 चकमा दे रहा था और उसके पीछे छिप गया, और फिर उसने अपने तेज पंजे को एंड्रॉयड 15 की छाती की ओर बढ़ाया। काच, आग के ड्रैगन की तरह चिलचिलाती गर्मी के साथ हजारों डिग्री ऊंची एक जलती हुई और उग्र ऊर्जा सीधे एंड्रॉयड 15 के शरीर में प्रवेश करती है। एक शक्तिशाली यांत्र के साथ एंड्रॉयड 13 के हाथों में एक बड़ा ऊर्जा स्रोत और एक कंप्यूटर चिप दिखाई दिया। 13 एंड्रॉयड 15 ने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि एंड्रॉयड 13, जिसके साथ उसने कई वर्षों तक इतना अनुभव किया था, उसकी हत्या कर देगा, जबकि वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे। सबसे भयभीत दुश्मन अप्रत्याशित रूप से अपनी तरफ से था। एंड्रॉयड 13 का चेहरा ठंडा था, क्योंकि उन्होंने उदासीन रूप से कहा, मुझे वास्तव में खेद है। तुम्हारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हाँ, एंड्रॉयड 13 को एंड्रॉयड 14 और 15 दोनों के ऊर्जा स्रोत और कंप्यूटर चिप्स मिले। वह क्या कर रहा है? जिया ने संदिग्ध रूप से अपनी भौहें बुन लीं। क्योंकि एंड्रॉयड 13 की फिल्म का मुख्य कहानी से कोई लेना देना नहीं था, जिया ने इसे आकस्मिक रूप से देखा था। उन्हें कुछ प्रमुख दृश्य स्पष्ट रूप से याद नहीं थे। हालांकि उन्हें थोड़ा सा अनुमान था कि अगर एंड्रॉयड 13 उन ऊर्जा स्रोतों और कंप्यूटर चिप्स के साथ जुड़ जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। गोहन, चलो एक साथ हमला करते हैं और उसे रोकते हैं। ठीक है, गोहन तेज आवाज में चिल्लाया। जिया और गोहन दोनों ने हमला किया, और अचानक 2 चमकदार ऊर्जा तरंगे बाहर निकल गईं। तेज और भयंकर ऊर्जा ने एक तूफान उठाया, पानी की सतह से ब्रश किया। तुरंत एक फटी हुई टेक्टोनिक प्लेट की तरह समुद्र की अराजक सतह ने एक दरार खोल दी, क्योंकि एक सीधी और चौड़ी खड्ड दिखाई दी। हा, तुम पहले ही बहुत देर हो चुकी हो। एंड्रॉयड 13 ने एंड्रॉयड 14 और 15 के ऊर्जा स्रोत और कंप्यूटर चिप्स को सीधे निगल लिया। जैसे ही ऊर्जा स्रोत और कंप्यूटर चिप्स दोनों उसके पेट में प्रवेश करते थे, ऐसा लगता था कि एक हिंसक परमाणु रिएक्टर ने अचानक काम करना शुरू कर दिया था। उनके शरीर में विभिन्न जटिल प्रतिक्रियाएं हो रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे चुड़ैलों द्वारा एक काले औषधि को स्ट्यू किया जा रहा था, जो चमत्कारिक रूप से उनके शरीर को बदल रहा था। एंड्रॉयड 13 दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों का हर इंच किसी भारी वस्तु से चकनाचूर हो गया था, और फिर से सुधार हुआ। विनाश और सृजन के आवर्ती चक्र के साथ उनके शरीर के भीतर ऊर्जा धीरे धीरे ऊपरी सीमा से टूट गई, और उनकी त्वचा सूजने लगी। अंत में कुछ बार दोहराने के बाद एंड्रॉयड 13 की उपस्थिति पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं हो गई। नया पैदा हुआ सुपर एंड्रॉयड 13 2 मीटर से अधिक लंबा था। उनके ऊपरी शरीर और चेहरे की त्वचा नीली थी, और उनके पूरे शरीर में कुंडलित मांसपेशियां ताकत से भरी हुई थीं। ये सुपर एंड्रॉयड 13 है, जिया ने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति का खुलासा किया, और ऐसा लग रहा था कि उसके बर्फ ठंडे चेहरे से ठंड की एक परत को स्क्रैप किया जा सकता है। वह जानते थे कि एंड्रॉयड सेल 17 और 18 को अवशोषित करने के बाद यह अपने अंतिम रूप में विकसित हो सकता है, जो सुपर सैयान की पूर्ण शक्ति स्थिति के बराबर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले का मॉडल एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 और 15 को भी विकसित कर सकता है। क्या सुपर एंड्रॉयड 13 की ताकत अब सेल के परफेक्ट फॉर्म के बराबर है? जिया ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने अपना सिर हिलाया और उस विचार को त्याग दिया। एक एकल व्यक्तिगत स्थिति में, चाहे वह एंड्रॉयड 13, 14 या 15 था, उनकी ताकत एंड्रॉयड 17, 18 और सेल के पहले रूप से बदतर थी। इसलिए भले ही वे फ्यूज हो जाएं, उनकी ताकत सेल के परफेक्ट फॉर्म जितनी शक्तिशाली नहीं होगी। हालांकि सुपर एंड्रॉयड 13 सेल के परफेक्ट फॉर्म से मजबूत नहीं है, लेकिन वह सेल के इम्परफेक्ट फॉर्म के समान होना चाहिए। वह एंड्रॉयड 17 को अवशोषित करने के बाद सेल के इम्परफेक्ट फॉर्म की तुलना में थोड़ा मजबूत हो सकता है। जिया ने अनुमान लगाया। दरअसल एंड्रॉयड 14 और 15 को अब्जॉर्ब करने के बाद सुपर एंड्रॉयड 13 सेल के परफेक्ट फॉर्म जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन वह सेल के इम्परफेक्ट फॉर्म से कमजोर भी नहीं था। जिया की वर्तमान युद्ध शक्ति भी सेल के अपूर्ण रूप के बराबर थी, इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी।
गोहन, सावधान रहो। एंड्रॉयड 13 ने अन्य एंड्रॉयड के ऊर्जा स्रोत और कंप्यूटर चिप्स को अवशोषित कर लिया है और सुपर एंड्रॉयड 13 में बदल गया है, इसलिए उसे कम मत समझो। जिया ने याद दिलाया। मुझे पता है। गोहन गंभीर दिख रहा था। इसके विपरीत सुपर एंड्रॉयड 13 के पक्ष में वह इस समय कोई डर महसूस नहीं कर रहा था। वास्तव में वह पागलपन से चिल्ला रहा था, पूरी तरह से अपने दिल में खुशी व्यक्त कर रहा था। किसने सोचा था कि हम एंड्रॉयड अभी भी इतने मजबूत हो सकते हैं? अगर मुझे पहले पता होता तो एंड्रॉयड 17 और 18 से बचने के लिए 10 साल से अधिक समय तक छिपे रहने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अभी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी अभी मेरे लिए मैच नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि इन दो गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स की तुलना मुझसे नहीं की जा सकती है। सुपर एंड्रॉयड 13 ने सोचा कि यह हास्यास्पद है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 285 निर्णायक लड़ाई। सुपर एंड्रॉयड 13 अच्छे मूड में था। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश रहता है। बस जब वह किसी भी समय वध किए जाने के भाग्य का सामना कर रहा था, तो किसने सोचा होगा कि एक पल में वह एक युद्ध में परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाला अधिपति बन जाएगा, जबकि गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स तुलना में कुछ खास नहीं थे। गर्व से फूटते हुए वह हिल गया। उसकी धुंधली छवियां एक सीधी रेखा में जुड़ रही थीं। उसने अप्रत्याशित रूप से हमला शुरू करने की पहल की। इतनी तेजी से जिया ने कमर कस ली और तुरंत अपने शरीर की गतिविधियों को समायोजित किया। धमाका! जिया के सामने अचानक एक मजबूत और मर्मज्ञ पैर का हमला दिखाई दिया। तेज और भयंकर चाल बह गई। तुरंत लहरों को उत्तेजित किया। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ठंडे तरीके से सुपर एंड्रॉयड 13 को देखा। उसके तुरंत बाद उनका शरीर चमक गया और सुपर एंड्रॉयड 13 के पीछे दिखाई दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे गिर गया। धमाका! सुपर एंड्रॉयड 13 को जिया ने बेरहमी से एक पहाड़ पर पटक दिया, जो एक द्वीप पर था। हालांकि सुपर एंड्रॉयड 13 की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन वह एक नोव्यू अमीर की तरह था जो रातों रात अमीर हो गया था, और उसका व्यवहार और प्रशिक्षण तुरंत इसके साथ रहने में सक्षम नहीं था। जिया के विचार में उनकी नींव कमजोर थी। गोहन को एक नजर देते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया, इससे पहले कि वे अचानक चले गए। जिया और गोहन अब विनम्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक ही समय में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। एक पल में स्थिति बदल गई। बिजली चमकी और गरजने लगी और लड़ाई की आवाज के साथ सुपर एंड्रॉयड 13 के साथ उनकी लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। एक पल के लिए आकाश में असंख्य बात की छवियां दिखाई दीं और गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाहट की आवाजें पूरे आकाश में गूंज उठीं। हर बार जब वे टकराते थे तो आकाश कांपता था, जैसे कि एक ढोल मारा जा रहा था, जिससे आकाश अराजक हो जाता था। इस समय पूरी पृथ्वी उच्च शक्ति ऊर्जा से घिरी हुई थी और मौसम असाधारण रूप से बादल हो गया था। हाँ, गोहन जोर से चिल्लाया और अचानक तेज हो गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक हमला शुरू किया और तुरंत सुपर एंड्रॉयड 13 की ओर कई बार बारी बारी से और व्यवस्थित हमलों की एक श्रृंखला शुरू हुई। हर मुक्का और हर थप्पड़ पराक्रम से भरा हुआ था। यद्यपि गोहन ने बचपन से ही एक पूर्ण और व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, अपनी अच्छी प्रतिभा को बर्बाद कर दिया था और केवल तभी प्रशिक्षण लिया जब पृथ्वी पर एक अपरिवर्तनीय संकट दिखाई दिया। वह आखिरकार एक प्रसिद्ध परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए हमलों का पूरा सेट बहुत अनुशासित था। उन्होंने अपने विरोधी को अपने हमलों की बौछार के बीच सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। जिया के लिए उनकी ताकत और प्रशिक्षण का स्तर गोहन की तुलना में बहुत अधिक था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे आसान नहीं लेंगे। ये देखते हुए कि गोहन का हमला थोड़ी देर के लिए रुक गया था, जिया के हमलों ने तुरंत पीछा किया, जिससे सुपर एंड्रॉयड 13 को कोई सांस लेने की जगह नहीं मिली। जिया गंभीर लग रहा था। उन्होंने सुपर एंड्रॉयड 13 की ताकत की सीमा को समझ लिया था। हालांकि सुपर एंड्रॉयड 13 उनसे कमजोर था, लेकिन उनकी ऊर्जा उनसे ज्यादा देर तक टिक सकती थी। हमलों की इस अथक बौछार के बाद सुपर एंड्रॉयड 13 की ऊर्जा बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, हमें उसे जल्दी खत्म करना होगा। पूरी ताकत के साथ हमला करो और कुछ भी वापस मत करो। जिया ने गोहन से कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि गोहन सतर्क था। शायद वह पृथ्वी के बारे में चिंतित था, लेकिन अब जब उनके पास नए प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन बॉलर्स थी, तो उन्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, गोहन ने जवाब दिया। वह ये भी समझते थे कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सुपर एंड्रॉयड 13 को खत्म करना था, और भले ही पृथ्वी इस प्रक्रिया में नष्ट हो गई, फिर भी इसे फिर से बनाया जा सकता है। पृथ्वी पर जीवित प्राणी मरेंगे या नहीं, उन्होंने परवाह नहीं की। वह इतनी सारी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकता था, और अगर वे इस लड़ाई को हार गए तो पृथ्वी पर लोग अभी भी नष्ट हो जाएंगे। अचानक गोहन जोर से चिल्लाया और बाहर निकाल दिया। तुरंत उसके शरीर की ऊर्जा और भी बेतहाशा बढ़ गई, और उसका प्रत्येक हमला और भी अधिक ठंडा और शक्तिशाली हो गया। सुपर एंड्रॉयड 13 ने अचानक दबाव को दोगुना महसूस किया। वह अभिभूत महसूस कर रहा था और धीरे धीरे दबाया जा रहा था। क्या हो रहा है? क्या उन्हें पृथ्वी की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है? सुपर एंड्रॉयड 13 थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, खासकर जब
उन्होंने जिया नाम के गोल्डन फ्लेम वॉरियर को देखा तो उनकी आंखों में उदासीनता ने उन्हें असहज कर दिया। सुपर एंड्रॉयड 13 की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उनकी पूरी तरह से सफेद आंखें, जिनमें लगभग कोई पुतलियां नहीं थीं, ऊपर और नीचे घूमती थीं, जल्दी से अपने विरोधियों की गतिविधियों को पकड़ती थीं। नतीजतन उन्होंने उनके हमलों में खामियों को पकड़ा और जवाबी हमला किया। उस क्षण जिया ने व्यंग्य किया। उन्होंने मोटे तौर पर सुपर एंड्रॉयड 13 की ताकत का पता लगा लिया था। सुपर एंड्रॉयड 13 मजबूत होने के बावजूद जिया के साथ तुलना में अभी भी कुछ असमानता थी। इसके अलावा गोहन के सहयोग से सुपर एंड्रॉयड 13 के खिलाफ जीतने से पहले ये केवल समय की बात थी। उसी समय जब गोहन ने अपने तूफान जैसे हमले शुरू किए, जिया भी एक बड़े कदम की तैयारी कर रहा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी तेजी से बढ़ गई और उसकी ताकत बढ़ने लगी, क्योंकि एक राक्षसी आभा तुरंत बाहर निकल आई। का मीहा, गोहन जोर से चिल्लाया। एक हल्की नीली ऊर्जा लहर फूट पड़ी और सुपर एंड्रॉयड 13 की ओर बढ़ गई। यह एक स्वर्ग को नष्ट कर रहा था, पृथ्वी को नष्ट कर रहा था, एक दिव्य अजगर की तरह शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। हुआला, ऊर्जा ने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और बर्फीले बवंडर उठाए। हर बवंडर में एक अथाह विनाशकारी शक्ति थी। इस ऊर्जा लहर का सामना करते हुए सुपर एंड्रॉयड 13 का चेहरा काफी बदल गया। पलक झपकते ही ऊर्जा तरंग की गति बहुत तेज थी। वह चकमा देने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी घुमाई, अपना हाथ उठाया और हमला किया। मुट्ठी, जो चमकदार प्रकाश से घिरी हुई थी, जल्दी से ऊर्जा लहर की ओर बढ़ी। मुट्ठी ऊर्जा लहर से टकरा गई। बूम! ऊर्जा की लहर बिखर गई। अचानक प्रकाश की हल्की नीली किरणें नारंगी लाल और फिर उग्र लाल हो गईं, क्योंकि एक हिंसक विस्फोट समुद्र के ऊपर उठ गया, एक चमकते हुए तारे की तरह, जिसने अचानक आधे ग्रह को रोशन कर दिया। अचानक सुपर एंड्रॉयड 13 अच्छी स्थिति में ऊर्जा लहर से बाहर निकल गया और पलक झपकते ही वह गोहन के सामने दिखाई दिया। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और उसे गोहन के पेट में पटक दिया। आह! खून से लथपथ चीख के साथ गोहन ने अपने मुंह से खून उगल दिया, क्योंकि उसका शरीर उड़ गया और नीचे समुद्र में गिर गया। गोहन और सुपर एंड्रॉयड 13 के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था, जो सुपर एंड्रॉयड 13 के हमले ने गोहन को तुरंत अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। ये सब एक पल में हुआ, इतनी जल्दी कि इसे नग्न आंखों से कैप्चर नहीं किया जा सकता था। लगभग जैसे ही गोहन समुद्र में गिरा, जिया की तैयारी पूरी हो गई। वह आगे बढ़े और अचानक सुपर एंड्रॉयड 13 पर चले गए और पूरी ताकत के साथ नीचे गिर गए। मजबूत मुट्ठी एक चमकदार चमक के साथ लाई, क्योंकि एक लंबी ज्वलंत पूंछ धूमकेतु की तरह टकरा गई। इसमें एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति थी। जब इसने सुपर एंड्रॉयड 13 की बांह को छुआ तो दुर्जेय शक्ति विस्फोटक रूप से जारी की गई थी। ये तुरंत इस बांह से नीचे बह गया और नीचे की ओर फैलने से पहले उसके धड़ और पैरों से गुजरा। कांच हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी और सुपर एंड्रॉयड 13 की बाहों को सुन्न महसूस हुआ, क्योंकि वह दर्द से कराह रहा था। हुआला, एक वायु तरंग जो नग्न आंखों को दिखाई देती है, समुद्र की सतह के साथ बाहर निकलती है, जिसे मारा गया था। सुपर एंड्रॉयड 13 को समुद्र के तल पर मारा गया था। उसी समय पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आखिरकार भारी बोझ को सहन नहीं कर सकी और तेज आवाज के साथ ढह गई। अथाह सागर उबल गया और तुरंत 1000 से 10,000 मीटर तक की विशाल लहरें बन गईं, क्योंकि समुद्र के तल पर टेक्टोनिक प्लेटें कई खंडों में ढह गई थीं। बड़ी मात्रा में समुद्री जल को टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा हिंसक रूप से बहा दिया गया था और उसी समय समुद्र का तल उजागर हो गया था, जिससे पृथ्वी के कोर से लावा निकल गया था। केंद्र में सुपर एंड्रॉयड 13 सीबेड की पपड़ी में गिर गया था। पृथ्वी इसका सामना करने में असमर्थ थी। आह! सुपर 13 अचानक उन्मत्त हो गया, क्योंकि वह चिल्ला रहा था। उस आसपास का माहौल बदल गया। एक शातिर और खूनी चक्रवात ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, यहाँ तक कि अप्रत्याशित वातावरण के कारण हवा भी विकृत हो गई। ... काय का ग्रह उत्तर काय ने अविश्वास में देखा। एक हाथ लगातार अपने माथे पर पसीने को रगड़ रहा था, जबकि दूसरा हाथ भींज गया था और उसकी छाती पर रखा गया था। ओह माय, यह एंड्रॉयड इतना शक्तिशाली है। जिया, आपको उसे मारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा, भले ही आपको ग्रह को उड़ाना पड़े। सुपर एंड्रॉयड 13 कितना भयानक था, ये देखने के बाद उत्तरी काय एक गर्म तवे पर चींटी की तरह चिंतित हो गया। उत्तरी काय गहराई से जानता था कि अगर सुपर एंड्रॉयड 13 को इस समय नहीं मारा जा सकता है, तो वह अंततः फ्रीजा की तुलना में कई गुना मजबूत हो जाएगा और निस्संदेह पूरे ब्रह्मांड का संकट बन जाएगा। पृथ्वी भारी क्षतिग्रस्त हो गई थी और विनाश के कगार पर थी। साइड में वू बुलबुले चिल्लाए इधर उधर भाग रहे थे, जैसे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि उनका मालिक क्यों चिंतित था। ... गोहन, तुम कैसे हो? जिया गोहन की तरफ उड़ गया और पूछा। अभी गोहन सभी जगह घायल हो गया था और उसके शरीर पर मार्शल आर्ट के कपड़े टुकड़ों में फट गए थे। गोहन ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, सुपर एंड्रॉयड 13 के अटैक बहुत शक्तिशाली हैं, मैं उनका मैच नहीं हूँ। जिया ने सिर हिलाया। गोहन के पास केवल 1.5 बिलियन बैटल पावर थी
और सुपर एंड्रॉयड 13 का सामना करते हुए, जिसकी बैटल पावर कम से कम 2 बिलियन थी, ये पहले से ही अच्छा था कि वह अपने जीवन को संरक्षित कर सकता था। इस सेंजू बीन को खाओ, फिर किनारे पर रहो। गोहन को सेंजू बीन सौंपते हुए जिया ने कहा, पृथ्वी कुछ समय में लड़ाई के बाद जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकती है। गोहन ने सेंजू बीन लिया, इसे खाया और सिर हिलाया। श्री जिया, आपने कड़ी मेहनत की है। गोहन साइड में पीछे हट गया। लड़ाई और अधिक भयंकर होती जा रही थी। वह अब हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं था। लड़ाई में शामिल होने और जिया को विचलित करके उसकी लड़ाई की लय को परेशान करने के बजाय पक्ष में पीछे हटना और शांति से निरीक्षण करना बेहतर था। शायद वह कुछ मदद कर सकता है। सौभाग्य से वे ट्रंक्सा को साथ नहीं लाए, अन्यथा यह अधिक परेशानी भरा होता। नॉवल यूएसबी कॉम, जिया ने सिर हिलाया। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह से समझता था और यह सेल के इम्परफेक्ट फॉर्म के करीब था, जो उसका फायदा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्षण में वह लड़ने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का भी उपयोग कर सकता है। उनकी राय में सुपर एंड्रॉयड 13 एक मशीन की तरह था जिसे एक साथ स्क्रैप किया गया था। यद्यपि उनकी ऊर्जा शक्तिशाली थी, लेकिन वह एक अनाड़ी मशीन थे, इसलिए एक जोरदार दहाड़ के साथ उनके साधारण सुपर सैया की पूरी ताकत बाहर निकल आई। उसने महसूस किया कि उसका खून खौल रहा है। शायद वह इस लड़ाई का उपयोग साधारण सुपर सैयान की बाधा को तोड़ने के लिए कर सकता था। सुपर एंड्रॉयड 13 पागल हो गया था और उसका ठंडा चेहरा नाराजगी से भरा था। एक सेकंड के 10,000वें हिस्से के भीतर जिया का शरीर तेजी से आगे और पीछे चकमा देने लगा। उसका शरीर हल्का था, कभी चकमा दे रहा था तो कभी लड़ रहा था। राज्य 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 अनगिनत ऊर्जा किरणें बेतरतीब ढंग से हवा में चली गईं और तुरंत बाहर की ओर फैल गईं। गुस्से में दहाड़ते हुए दोनों आंखें उभर आईं। सुपर एंड्रॉयड 13 की मांसपेशियां तेजी से कांपने लगीं और उसके शरीर के हर हिस्से में अधिक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। हे, जिया ने व्यंग्य किया, फिर जल्दी से गायब हो गया और अचानक एक और हमला शुरू कर दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 286, सभी जीवित चीजों को पुनर्जीवित करना। पेड़ शक्तिशाली ऊर्जा से वातावरण में अराजकता फैल गई थी और शक्तिशाली वायु प्रवाह ने बवंडर का गठन किया, जिससे आकाश अंधेरा हो गया। ये तूफान चक्रवात बहुत कम समय में ध्वनि की गति से सैकड़ों गुना तेज हो गए और जैसे कि वे तेज ब्लेड थे, यहाँ तक कि अंतरिक्ष को फाड़ने लगते हैं, जिससे एक वैक्यूम भंवर पैदा होता है। एक शक्तिशाली तूफान जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकता था, उतरा और एक के बाद एक जमीन पर छेद दिखाई दिए। राज्य 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 आवाज किसी ढोल की तरह थी। लड़ाई अभी भी चल रही थी और युद्ध के मैदान में जिया ने पूरी तरह से समन्वित चालों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। जिया की ताकत सुपर एंड्रॉयड 13 की ताकत से थोड़ी भी कमजोर नहीं थी और सुपर एंड्रॉयड 13 के पागलपन में पड़ने के बाद वह लड़ाई पर हावी हो गया। सुपर एंड्रॉयड 13 को निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह मौन। सुपर एंड्रॉयड 13 का चेहरा उदास था। उसके मुंह के कोनों से लगातार खून टपक रहा था। धमाका। सुपर एंड्रॉयड 13 का शरीर अचानक कांप गया और एक सुनाई देने वाला दर्द बाहर निकल आया। उसका चेहरा ठंडा था, अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत से बेहद चौंक गया था। दबे होने की भावना काफी असहज थी। सुपर एंड्रॉयड 13 के शरीर के चारों ओर अचानक एक घनी जानलेवा आभा घूम गई और उसका ठंडा चेहरा और भी विकृत हो गया। इस समय उसका पिछला स्मग व्यवहार गायब हो गया था और तीव्र भय में बदल गया था। लानत है, ये गोल्डन फ्लेम वॉरियर इतना मजबूत क्यों है? मैं स्पष्ट रूप से एक सुपर एंड्रॉयड हूँ। फिर भी सुपर एंड्रॉयड 13 डर गया था और फिर से उसके दिल में डर पैदा हुआ। अचानक उत्तरी काई की चिंतित आवाज आई, जिया, गोहन, पृथ्वी ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ है, इसलिए ये जल्द ही ढह जाएगा। तो आपको पृथ्वी की सुरक्षा की परवाह करने और अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एंड्रॉयड को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। यदि पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो आप इसे बहाल करने के लिए ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिया ने अनुपालन किया। वह मूल रूप से साधारण सुपर सैयान की अड़चन को तोड़ने के लिए सुपर एंड्रॉयड 13 का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे अभी भी एक विशेष मोड़ की कमी थी। वह केवल एक और अवसर की तलाश कर सकता था। ये चाचा एक सुपर एंड्रॉयड है, इसलिए नरक में जाओ। सुपर एंड्रॉयड 13 की आंखों से खून बह रहा था। वह इतने वर्षों से छिपा हुआ था और आखिरकार उसने वह शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसके लिए वह तरस रहा था। इस प्रकार वह एक बार फिर से रौंदे जाने वाले कमजोर व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सका। ये देखते हुए कि समय आ गया था, जिया ने चुपके से गोहन की ओर इशारा किया, जिसे संकेत मिला और सिर हिलाया, और फिर दोनों ने एक साथ अंतिम हमला शुरू किया। नॉवल यूएसबी कॉम स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच। मैं नाराज हूँ। हा। दो प्रकाश पूर्ण, एक सफेद और एक नीली, आकाश से नीचे उतर गई और फिर दोनों वर्चस्ववादी ऊर्जाएं एक साथ विलय हो गईं। अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और राजसी ऊर्जा एक गोल वाटर पोलो आकार की गेंद में बदल गई। यदि इस समय धीमा हो जाता है तो ये देखा
जा सकता है कि मामूली विकृतियां दिखाई दी थीं जहां इसकी गोल सतह हवा के संपर्क में थी और रक्त लाल लहरें अंतरिक्ष को विकृत कर रही थीं। यह एक रक्त लाल अंतरिक्ष दरार थी। नहीं, सुपर एंड्रॉयड 13 डर गया था। वह जानता था कि वह इस कदम को बिल्कुल नहीं उठा सकता था। भाग जाओ। इस विचार को सुपर एंड्रॉयड 13 के दिल में दिखाई देने से रोका नहीं जा सकता था। वह निस्संदेह अपने जीवन को बचाने के लिए पहले रखेगा, लेकिन जब यह विचार उसके दिल में प्रकट हुआ था, तो अचानक उसके पीछे से एक शक्तिशाली जोर आया। सुपर एंड्रॉयड 13 ने अचानक एक सुनाई देने वाली चीख दी और उसके पूरे शरीर को अप्रत्याशित रूप से वाटर पोलो आकार की गेंद की दिशा की ओर धकेल दिया गया। सुपर एंड्रॉयड 13 का शरीर अत्यधिक बल से हिंसक रूप से विकृत हो गया था और उसका पूरा शरीर विपरीत दिशा में झुक गया था। उसका सिर पलट गया और उसकी आंखों के कोनों से उसने बेहोश होकर एक आकृति को चमकते हुए देखा। यह जिया था। नहीं, सुपर एंड्रॉयड 13 अनिच्छा में चिल्लाया। उसका शरीर असहनीय चिलचिलाती दर्द महसूस कर रहा था। राजसी ऊर्जा के तहत सुपर एंड्रॉयड 13 के शरीर को एक तीव्र बमबारी और जंग के अधीन किया गया था और उसे जल्दी से पृथ्वी के कोर में धकेल दिया गया था। उसी समय उसके शरीर को धीरे धीरे भारी मात्रा में ऊर्जा से जला दिया गया था, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। आसपास के वातावरण में फैल रहा धुआं खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये पृथ्वी के कोर की ओर बढ़ता रहा। चलो चलते हैं, पृथ्वी विनाश के कगार पर है। जिया का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से गोहन के बगल में पहुंचा, उसकी बांह पकड़ ली और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया। जिया की ताकत में वृद्धि के कारण पृथ्वी द्वारा उत्पन्न कमजोर ऊर्जा क्षेत्र उसके इंस्टेंट ट्रांसमिशन के उपयोग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब यहाँ तक कि जब जिया ने राजा डेविडो के साथ लड़ाई लड़ी तो होने वाला ग्रह विस्फोट भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन के उपयोग में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होगा। गायब होने के तुरंत बाद एक शानदार और शानदार चमक के साथ पृथ्वी आखिरकार असीम ब्रह्मांड से गायब हो गई। न्यू प्लेनेट नामक पर जिया और गोहन खेदजनक स्थिति में दिखाई दिए और जैसे ही वे जमीन पर उतरे वे सांस लेने के लिए हौंफने लगे। गोहान एंड्रॉयड के बारे में क्या? जिया और गोहन को अचानक एक खेदजनक स्थिति में दिखाई देते हैं, जैसे कि उन्होंने युद्ध का अनुभव किया हो, मास्टर रोशी ने आगे बढ़कर पूछा। थोड़े आराम के बाद गोहन ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर क्या हुआ। हालांकि हमने अंततः एंड्रॉयड को नष्ट कर दिया, पृथ्वी भी नष्ट हो गई थी। गहरी सांस। यह अपरिहार्य था। सौभाग्य से हमारे पास यहाँ ड्रैगन बॉलर्स हैं जो पृथ्वी को बहाल कर सकते हैं, मास्टर रोशी ने कहा और कहा। जिया ने बगल में नामिकियों को देखा और पूछा, वैसे एक इच्छा का उपयोग अभी किया गया है तो फिर से इच्छा करने में कितना समय लगेगा? डेंडे ने जवाब दिया, प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स की समायोजन अवधि पृथ्वी के 3 महीने के बराबर है, लेकिन अगर केवल एक इच्छा का उपयोग किया गया था तो ड्रैगन बॉलर्स सिर्फ 1 महीने के बाद ठीक हो सकते हैं। जिया ने सिर हिलाया। ग्रह नमक के ड्रैगन बॉलर्स 3 महीने में 3 इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक इच्छा के परिणामस्वरूप 1 महीने की समायोजन अवधि होगी। आखिरकार वे सुपर ड्रैगन गेंदों के टुकड़ों से बनाए गए थे जो पृथ्वी की ड्रैगन गेंदों की तुलना में बहुत बेहतर थे। फिर हम 1 महीने के लिए नए ग्रह नमक पर रहेंगे। जिया ने अपना मन बनाया और कहा, ठीक है। सबने सिर हिलाया। नामिकियों ने भी अपने दोस्तों को नए ग्रह नमक पर रहने के लिए स्वागत किया, लेकिन बुल्मा ने भौहें सिकोड़ी और कहा, उस स्थिति में इंटरडायमेंशनल ट्रैवल डिवाइस के शोध में फिर से देरी होगी। कोई और रास्ता नहीं है। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं दूसरे तरीके से सोचूंगा। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा। बुला के शोध को निस्संदेह स्थगित करना पड़ा। वह परिस्थितियों से मजबूर था। जिया ने स्वाभाविक रूप से उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन वह यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे बैकअप प्लान की तलाश करने की जरूरत है। मुझे वास्तव में खेद है। बुल्मा थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार जिया ने उन्हें इतनी बड़ी मदद दी, लेकिन वे उसकी मदद नहीं कर सके। ये सब ठीक है। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। डेंडे ने एक बार फिर प्लेनेट नेमेक के शेनरॉन को बुलाया। पोरुंगा, कृपया ग्रह पृथ्वी को बहाल करें। डेंडे ने गोहन और अन्य के अनुरोध के अनुसार इच्छा व्यक्त की। पोरुंगा की रक्त लाल अजगर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, ये इच्छा बहुत आसान है। वहां पृथ्वी को बहाल कर दिया गया है। सुदूर सौर मंडल में एक नीला ग्रह कक्षा में फिर से दिखाई दिया और दूर के उच्च आयामी अंतरिक्ष में कोरिन टॉवर और लुकआउट फिर से दिखाई दिए। इच्छा केवल पृथ्वी नामक एक ग्रह को बहाल करने की थी, हालांकि जीवित प्राणियों को बहाल नहीं किया गया था। दूसरी इच्छा के लिए कृपया जीवित प्राणियों और पृथ्वीवासियों के भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित करें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एंड्रॉयड के कारण मर गए, इस आधार पर कि इन लोगों की आत्माओं ने अभी तक पुनर्जन्म नहीं लिया है। डेंडे ने एक इच्छा बनाना जारी रखा। यदि आत्माओं ने पहले ही पुनर्जन्म ले लिया होता तो ये बेकार होता, भले ही उनके शरीर को बहाल कर दिया गया हो। एक लाल बत्ती चमकी और पोरुंगा की शक्ति ने पृथ्वी पर कार्य करना शुरू कर दिया। तब पृथ्वी पर सड़कें और गलियां अनगिनत शरीरों से अटी पड़ी थीं जो आत्माओं से शून्य थीं।
तीसरी इच्छा के लिए कृपया उन प्राणियों और पृथ्वीवासियों को पुनर्जीवित करें जो एंड्रॉइड के कारण मर गए। एक बार तीसरी इच्छा पूरी हो जाने के बाद अंडरवर्ल्ड में असंख्य आत्माएं, चाहे नरक में हों या स्वर्ग में, सभी को पुनर्जीवित किया गया था जब तक कि वे एंड्रॉइड के कारण मर गए थे। एक शहर के खंडहर में बड़े बड़े बेल वाले यजीरोग ने उसके माथे को छुआ और उठ गया। हाँ, क्या मैं मारा नहीं गया? मैं जिंदा कैसे हूँ? अभी अभी उसे लगा कि वह अभी भी अंडरवर्ल्ड में है, लेकिन अचानक वह पृथ्वी पर लौट आया था। हो सकता है ड्रैगन बॉलर्स? हाँ, ये गोहन और अन्य लोग होंगे जिन्होंने ड्रैगन गेंदों का इस्तेमाल किया होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि एंड्रॉइड को समाप्त कर दिया गया है? यजीरोबे सड़कों पर बैठे लोगों को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगे, जो अभी भी सोच रहे थे कि उनके उठते ही क्या हो रहा है। उनके दिल में एक तीव्र भावना पनप रही थी। ओह, हमें क्या हुआ? भगवान, ये भगवान की ओर से एक चमत्कार होना चाहिए। पृथ्वी पर हर जगह लोग खुश और उत्साहित थे, और फिर उन्होंने श्रद्धापूर्वक साष्टांग प्रणाम किया, उस देवता के प्रति गहराई से आभारी महसूस किया जिसने उन्हें पुनर्जीवित किया। द लुकआउट में बूढ़े कामी और मिस्टर पोपो जाग गए, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ नश्वर दुनिया को देखा और कहा, गोहन कामी होने के लिए मुझसे कहीं अधिक योग्य है। कामी, श्री पोपो ने कहा। पहले गोकू ने कामी की स्थिति से इनकार कर दिया था, लेकिन गोहन ने भी मना नहीं किया, है ना? एक विस्तृत और खाली घाटी पर पिकोलो, वेगेटा, क्रिलिन, यमचा, ड्रैगन बॉल योद्धाओं को एक के बाद एक पुनर्जीवित किया जा रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 287। वापस जाने की विधि। नए ग्रह नमक के ड्रैगन गेंदों के साथ इच्छा बनाने के बाद जिया और अन्य लोगों ने नामिकियों को विदाई दी और पृथ्वी पर लौट आए। वेस्ट सिटी में पुनर्निर्माण के सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से किए जा रहे थे। घनी भीड़ का सामना करते हुए वेस्ट सिटी के खंडहर इतने सारे लोगों को समायोजित नहीं कर सकते थे, इसलिए लोग केवल साधारण टेंट में रह सकते थे। उन दोस्तों के साथ पुनर्मिलन के बाद जिन्हें उन्होंने कई वर्षों से नहीं देखा था, बुल्मा और लॉन्च ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए खुशी से उनका स्वागत किया। गोहन, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अंडरवर्ल्ड से इन कुछ वर्षों से आपका प्रदर्शन देख रहा हूँ, पिकोलो ने कहा, जो एक लबादा पहने हुए था। उसके कठोर चेहरे ने मुस्कान प्रकट की। पिकोलो एक ऐसा व्यक्ति था जो अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, लेकिन वह वास्तव में गोहन की परवाह करता है। कई मायनों में पिकोलो गोकू की तुलना में गोहन के पिता से भी अधिक थे। अंकल पिकोलो, गोहन उत्साह से आगे बढ़ा और चिल्लाया। दूसरी तरफ ट्रंक्स शर्माते हुए वेगेटा के सामने खड़े थे। वह उस पिता से अपरिचित महसूस करता था जिससे वह कभी नहीं मिला था। वेगेटा ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपका प्रदर्शन बुरा नहीं था, हालांकि काकररोट के बेटे जितना अच्छा नहीं था। ये कहते हुए वेगेटा ने अपनी छाती पर अपने हाथों को मोड़कर ट्रंक्स को देखा। ट्रंक्स केवल 14 साल का था और वह सुपर सैयन बन गया था। इस बारे में वेगेटा वास्तव में बहुत प्रसन्न था, लेकिन एक सैयान राजकुमार के गर्व ने उसके लिए अपने दिल में भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल बना दिया। पिताजी, चड्डी चिल्लाए। वेगेटा एक पल के लिए भौंचक्का रह गया और फिर उसने हल्के से खांसते हुए कहा, आप बाद में ट्रेनिंग के लिए मेरा पीछा करेंगे। मुझे आपको ठीक से सिखाना चाहिए कि कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि आप जल्द से जल्द उस ब्राट गोहन को पार कर सकें। आप सैयान के शाही परिवार के वंशज हैं और एक निम्न स्तर के योद्धा के बेटे से हार नहीं सकते। समझ में आया? हाँ, ट्रंक्स आश्चर्यचकित था। मेरे पिता वास्तव में वैसे ही हैं जैसे मेरी माँ ने उन्हें वर्णित किया था। वह बहुत अभिमानी है और इस वजह से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छा नहीं है। हालांकि ट्रंक्स बता सकता है कि वेगेटा वास्तव में उसके बारे में परवाह करता है। उसका बेटा। खांसी। उत्साही ट्रंक्स से दूर होकर वेगेटा जिया के सामने पहुंचा। श्री जिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमानी वेगेटा ने विनम्रता से कहा। जिया थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर उसने मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि एक दशक से अधिक समय तक अंडरवर्ल्ड में रहने से वेगेटा को बहुत कुछ बदल दिया गया था। क्या आप मुझे दूसरी दुनिया की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? वेगेटा ने पूछा। बेशक, जिया मुस्कुराया और जवाब दिया, फिर अपनी दुनिया की स्थिति के बारे में वेगेटा को स्पष्ट रूप से सूचित किया। जब वेगेटा ने सुना कि जिया ने 10,000 से अधिक सैयान को दूर कर दिया, जब ग्रह वेगेटा को नष्ट कर दिया गया था और ग्रह होमशान पर एक नया घर बनाया था, तो वह इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा चमकदार लाल हो गया। वेगेटा के दिल में उनकी जाति एक बड़े अनुपात पर कब्जा कर लेती है, भले ही वे एक अलग अंतरिक्ष समय के सैयन थे। वह खुश था जब उसे पता चला कि वे विकसित और विस्तार कर रहे थे। वेगेटा ने एक आह के साथ कहा, वे सैयां वास्तव में भाग्यशाली हैं कि उनके पास आपके जैसा नेता है। वह बता सकता था कि जिया के नेतृत्व में सैयां अतीत के अपने स्वर्ण युग से बहुत आगे निकल गए थे। मैंने मायस के बारे में भी सुना है। वह मेरे बराबर जीनियस हुआ करती थी। दुर्भाग्य से वह बाद में प्लेनेट वेगेटा पर मर गई। हालांकि मैंने पहले कभी आपका नाम नहीं सुना है, श्री जिया। वेगेटा को संदेह था। जिया ने अन्य अंतरिक्ष समय में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की थीं, लेकिन उन्होंने अपने अंतरिक्ष समय में जिया के बारे में कभी क्यों नहीं सुना था। जिया ने अपने दिल में बुदबुदाया, ये
वास्तव में अविश्वसनीय होगा अगर आपने मेरे बारे में सुना होता, और भले ही इस दुनिया में वास्तव में जिया नामक एक आदिवासी सयान होता, तो वह सिर्फ एक साधारण मध्य स्तरीय योद्धा होता, न कि मेरी तरह एक ट्रांसमाइग्रेटर। अप्रत्याशित रूप से इस दुनिया के शीलिंग और मायर्स पहले से ही मर चुके हैं। शायद इतिहास थोड़ा अलग है। जिया ने लापरवाही से एक कारण ढूंढ लिया और सवाल को टाल दिया। वेगेटा ने सिर हिलाया, उस पर संदेह नहीं किया। ये पहले से ही उसके लिए एक अतीत का इतिहास था। इसके अलावा इस दुनिया में सुपर सैया की किंवदंती भी नहीं थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि दोनों दुनिया अलग थीं। भ्रमित होने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा, सही है, आपने सुपर सैयान के स्तर के वर्गीकरण के बारे में बात की थी, और जब मैं अंडरवर्ल्ड में था तो मैंने भी इस पर विचार किया था। मुझे लगा कि मुझे अभी भी सुपर सैया फुल पावर से ऊपर एक और शक्तिशाली परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास उस समय भौतिक शरीर नहीं था और मैं प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। अद्भुत, जिया आश्चर्यचकित था। वेगेटा सुपर सैयान 2 चरण के बारे में अस्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था, लेकिन इसके बारे में अधिक सोचकर वेगेटा मूल रूप से एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति था। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह अंडरवर्ल्ड में प्रशिक्षण नहीं ले सका, और 10 साल से अधिक समय तक विचार करने के बाद शायद उसने पहले से ही सुपर सैयान क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से सोचा था। जिया ने कहा, शायद सुपर सैया के पहले चरण से ऊपर एक उच्च परिवर्तन है। उन्होंने कहा, मेरे पास सही तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए काफी समय है। दुर्भाग्य से वह काकरोट अब स्वर्ग में है। शायद वह पहले ही वह कदम उठा चुका था। वेगेटा ने अचानक शाप दिया। गोकू वेगेटा से अलग था। गोकू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई महान कर्म किए थे, इसलिए वह मृत्यु के बाद अपने भौतिक शरीर को बनाए रख सकता था। अब गोकू ने पहले से ही स्वर्ग में सुपर सैयान 2 चरण के लिए प्रशिक्षित किया होगा। नहीं, समय सीमा के आधार पर शायद उन्होंने पहले ही सुपर सैया 3 विकसित कर लिया था। अरे श्री जिया, क्या आप अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते हैं? मैंने इसके बारे में सोचा है, और शायद आप लौटने के लिए पृथ्वी के ड्रैगन गेंदों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। बुला स्वादिष्ट भोजन के ढेर के साथ चला गया और कहा। जिया ने अपना सिर हिलाया। पृथ्वी के शैनरॉन निश्चित रूप से अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा करने की इस विधि के बारे में उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन दूसरे विचार होने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा। बुल्मा ने जो कहा वह भी गलत नहीं था। यद्यपि शैनरॉन उसे अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा करने में मदद नहीं कर सका, लेकिन वह उसे वापस जाने के तरीके पर एक विधि खोजने में मदद कर सकता था। मूल कहानी में बाद में जब विनाश के देवता बीरस एक सुपर सैयन भगवान की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने शैनरॉन का उपयोग करके एक इच्छा बनाकर अपना उद्देश्य हासिल किया। ठीक है, शैनरॉन के पास एक समाधान हो सकता है। जिया अचानक उत्साहित हो गया। बुला मुस्कुराई और ट्रंक्स पर चिल्लाई, जल्दी करो, जाओ और पृथ्वी के ड्रैगन गेंदों को लाओ। इससे पहले जब एंड्रॉयड 17-18 पहली बार दिखाई दिया था, अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए बुला और अन्य ने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वे एक इच्छा नहीं कर सके, क्योंकि पिकोलो पहले से ही एंड्रॉयड द्वारा मार दिया गया था। ट्रंक ने जवाब दिया। फिर वह घर में भाग गया और जल्दी से एक बड़ी प्लेट उठाई, जिस पर 7 गहरे नारंगी रंग के ड्रैगन बॉल रखे हुए थे। समन के बाद आकाश अंधेरा हो गया, और जल्द ही शैनरॉन की पतली आकृति आकाश में तैर रही थी। उसके हरे तराजू काले बादलों के माध्यम से आगे पीछे हो गए, जैसे कि एक भयावह सिर घने बादलों से नीचे झांक रहा था। नोवेल यूएसबी कॉमजिया गंभीर लग रहा था, क्योंकि उसने कहा, शैनरॉन, क्या आप समानांतर ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं? शैनरॉन एक पल के लिए चुप था, इससे पहले कि उसने कहा, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। कृपया मुझे बताएं कि समय और स्थान के माध्यम से कैसे यात्रा करें। जिया जोर से चिल्लाया, और फिर घबराहट से शैनरॉन के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। शैनरॉन ने अपना सिर नीचे किया और कहा, देवताओं द्वारा समय यात्रा को सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि एक समयरेखा के माध्यम से आगे और पीछे यात्रा करने के अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अगर एक समानांतर ब्रह्मांड पहले से मौजूद है, तो 2 समानांतर ब्रह्मांड के बीच यात्रा करने की एक विधि है। कौन सा तरीका? जिया ने अधीरता से पूछा। यदि आप सुप्रीम काय के टाइम रिंग का उपयोग करते हैं, तो आप वास्तव में समानांतर ब्रह्मांडों के बीच कूद सकते हैं। हालांकि केवल सुप्रीम काय इस टाइम रिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वे समानांतर ब्रह्मांडों के बीच कूदते समय नश्वर लोगों को साथ नहीं ला सकते। एक अर्थ में सुप्रीम काय एक विशेष प्रकार के जीवित प्राणी थे। उन्होंने ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखी, और उनका कर्तव्य ब्रह्मांड की रक्षा करना था। इसलिए भले ही वे समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करते हैं, वे इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे जो ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाएगा। टाइम रिंग। जिया धीमी आवाज में बुदबुदाया, अपने दिल में ये नाम उकेरा। इस बात के लिए कि क्या केवल सुप्रीम कैस इसका उपयोग कर सकता है या नहीं, जिया ने इसे पहले एक कोशिश देने का इरादा किया। उच्च आयाम में काय का ग्रह।
नॉर्थ काय ने जिया द्वारा शेनरॉन को एक झटके से बुलाने के दृश्य को देखा और कहा, सुप्रीम काय, वास्तव में इस दुनिया में एक सर्वोच्च काय है। मैंने सोचा कि वे सिर्फ एक किंवदंती थे। चूंकि सभी कैस और ग्रैंड काय पर शासन करने वाले देवता थे, इसलिए सुप्रीम कैस बेहद महान और रहस्यमय अस्तित्व थे। यहाँ तक कि उत्तरी काय, जो ब्रह्मांड के 1/4 हिस्से के प्रभारी थे, ने पहले कभी सुप्रीम काय की भव्य उपस्थिति नहीं देखी थी। अगर सर्वोच्च कैस वास्तव में अस्तित्व में है, तो वे विनाश के देवता के जन्म के समय प्रकट क्यों नहीं हुए? मेरा दयनीय ग्रह। उत्तर काय दुखी था क्योंकि वह स्नान कर रहा था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे छोड़ दिया गया था। यदि सर्वोच्च काय कार्रवाई कर सकता था जब विनाश के देवता अपने ग्रह को नष्ट कर रहे थे, तो यह अब इतना छोटा नहीं होगा। हालांकि नॉर्थ काय वास्तव में सुप्रीम काय पर गलत आरोप लगा रहा था। ये ज्ञात होना चाहिए कि प्राचीन काल में काय की पवित्र दुनिया पर एक आपदा, जो पूरे ब्रह्मांड में बह गई, टूट गई और बाद में सुप्रीम काय को माजिन बुयू ने निगल लिया। पहले से ही कोई भी ऐसा नहीं था जो विनाश के देवता बीरस की कथा के बारे में जानता था, और एकमात्र जीवित पूर्वी सर्वोच्च काय अभी भी बहुत छोटा था, और उसने केवल माजिन बुयू पर ध्यान दिया था, और यह नहीं जानता था कि ब्रह्मांड में विनाश के देवता जैसा कोई अस्तित्व था। क्योंकि सोने के अलावा विनाश के देवता बीरस केवल नश्वर दुनिया में खेलते थे, और शायद ही कभी काय के मामलों की पवित्र दुनिया में हस्तक्षेप करते थे। अंत में काय को सर्वोच्च काय के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, और सर्वोच्च काय विनाश के देवता के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। फिर भी नश्वर दुनिया के काय ने विनाश के देवता को देखा था। ये वास्तव में भ्रामक है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 288। काय की पवित्र दुनिया शेनरॉन से यह जानने के बाद कि टाइम रिंग का उपयोग समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने के लिए किया जा सकता है, जिया ने अपने दिल में टाइम रिंग नाम अंकित किया। उन्होंने सुप्रीम काय से टाइम रिंग की कोशिश करने के लिए कहने की योजना बनाई। बेशक ये केवल एक बैकअप योजना थी, क्योंकि सफलता दर बेहद कम थी। ये केवल एक संभावना थी, और जिया को इस योजना के प्रति ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जिया ने बुला से कहा, फिलहाल टाइम रिंग के मामले को एक तरफ रख दें, और कृपया इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल डिवाइस के शोध में तेजी लाएं। मुझे पता है। बुल्मा ने सिर हिलाया। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि वेगेटा और अन्य लोग पुनर्जीवित हो गए थे, और वह अचानक बहुत छोटी लग रही थी। श्री जिया, क्या आप किंवदंतियों से सर्वोच्च काय की तलाश करने की योजना बना रहे हैं? गोहन और विदेल ने आकर आश्चर्य से फिर से पूछा, क्या शेनरॉन ने यह नहीं कहा कि केवल सुप्रीम काय ही टाइम रिंग का उपयोग कर सकता है? जिया ने उन दोनों को देखा और कहा, हालांकि शेनरॉन ने कहा था कि टाइम रिंग का उपयोग केवल सुप्रीम काय द्वारा किया जा सकता है। अगर मैं इसे आजमाता नहीं हूं तो मैं निश्चित रूप से अनिच्छुक महसूस करूंगा। उसके बाद उन्होंने गोहन और विदेल को आकार दिया और सोचा, ऐसा लगता है कि गोहन और विदेल भी इस दुनिया में एक साथ समाप्त हो जाएंगे। एंड्रॉयड 17 और 18 द्वारा लाए गए कहर के कारण इस दुनिया की कहानी मूल काम की मुख्य दुनिया से बहुत अलग थी। उदाहरण के लिए माजिन बुयू को लें। जिया को यकीन था कि इस दुनिया में निश्चित रूप से माजिन बुयू है, और फ्यूचर ट्रंक्स की दुनिया की तरह इस दुनिया का माजिन बुयू अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया था। माजिन बुयू को जागने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता थी। शायद बबीदी ने देखा कि पृथ्वी एक नरक की तरह हो गई थी और जीवित प्राणियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उसने पृथ्वी पर माजिन बुयू को जगाने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन अब जब पृथ्वी ठीक हो गई थी, यहाँ तक कि वेगेटा जैसे ड्रैगन बॉल योद्धा भी पुनर्जीवित हो गए हैं, शायद बबीदी फिर से पृथ्वी पर अपनी नजरें रखेगा। जिया को यकीन नहीं था कि इसे आशीर्वाद या आपदा माना जा सकता है। खांसी। मिस्टर जिया, सुप्रीम काय का ठिकाना ज्ञात नहीं है, इसलिए आप सुप्रीम काय को खोजने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय एक कोमल आवाज अचानक आकाश में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस आवाज को सुना। यह उत्तर काय की आवाज थी। उत्तरी काय। जिया थोड़ा चौंक गया। नॉर्थ काय की आवाज फिर से सुनाई दी। अगर ऐसा नहीं था क्योंकि आपने इस बार शेनरॉन को बुलाया था, तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि वास्तव में इस दुनिया में एक सर्वोच्च काय था। सुप्रीम काय से टाइम रिंग उधार लेने का आपका इरादा मूल रूप से असंभव है। यदि शिया को सुप्रीम काय भी नहीं मिला, तो टाइम रिंग उधार लेने के बारे में बात करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि उत्तरी काय को नहीं पता था कि जिया के दिमाग में पूरे ब्रह्मांड का एक स्टार चार्ट था, जिसमें काय की पवित्र दुनिया भी शामिल थी। जिया मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। यह उल्लेख नहीं करना कि मुझे सुप्रीम काय के ठिकाने के बारे में पता है। ये सुनकर उत्तरी काय आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसने कहा, क्या आप सुप्रीम काय के ठिकाने को जानते हैं? यहाँ तक कि उत्तर काय को भी अभी सुप्रीम काय के अस्तित्व के बारे में पता चला था। फिर भी जिया जैसा नश्वर सर्वोच्च काय के ठिकाने को जानता था। लेकिन जैसा कि उन्होंने याद किया कि जिया दूसरे अंतरिक्ष समय से एक सयान था, यह उनके लिए अधिक स्वीकार्य था कि जिया शायद कुछ जानता था। जिया ने सिर हिलाया और उत्तरी काय से कहा, सर्वोच्च काय की पवित्र दुनिया में रहते हैं जो ब्रह्मांड के उच्चतम आयाम में है। प्राचीन काल में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सर्वोच्च काय थे, साथ ही ग्रैंड
सुप्रीम काय, जो हर चीज पर शासन करता है, कुल 5 सर्वोच्च कैस बनाते थे, जो सभी काय की पवित्र दुनिया में रहते थे। हालांकि दुनिया में अराजकता लाने वाले एक बेहद शक्तिशाली दानव के कारण अब केवल ईस्ट सुप्रीम काय ही बचा है। आप बहुत सी बातें जानते हैं, क्या ये सब दूसरी दुनिया में हुआ था? उत्तर, काय ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जिया ने जवाब दिया। उत्तर, काय ने आह भरी और कहा, अंतरिक्ष समय से संबंधित मामले वास्तव में जटिल हैं। भूल जाओ, यदि आप सर्वोच्च काय से मिलने में सक्षम हैं, तो कृपया इस बूढ़े आदमी की ओर से उन्हें नमस्ते कहें। ठीक है, जिया ने आसानी से सहमति व्यक्त की। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए बुला और अन्य लोगों के साथ बातचीत की। उसके बाद वह एकांत में प्रशिक्षण के लिए चला गया। काय की पवित्र दुनिया में जाने से पहले जिया को फिर से अपनी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता थी। फिलहाल जिया अभी भी साधारण सुपर सैयान स्तर के शिखर पर था, जो कि सुपर सैयान स्तर के काफी करीब था। हालांकि मौजूदा सुपर सैयान मोड में जिया की ताकत वेगेटा से कमजोर नहीं थी, जो मूल काम में पहली बार प्रवेश करने के बाद हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर से बाहर आए थे। लेकिन ताकत की यह छोटी मात्रा अभी भी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि वह काय की पवित्र दुनिया में जा रहा था। कभी कभी जब कोई पर्याप्त ताकत से लैस होता है, तो ये बातचीत को सुचारू रूप से चलने में सक्षम करेगा, चाहे वह ताकत से रोकना हो या बराबर के रूप में बातचीत करना हो। ऊपरी हाथ रखने के लिए ताकत आवश्यक है। काय की पवित्र दुनिया ब्रह्मांड 7 के उच्चतम आयाम में स्थित थी, जो हर देवता के लिए पहुंचना मुश्किल था। सर्वोच्च कैस, जो काय की पवित्र दुनिया में रहते हैं, दिव्य अस्तित्व हैं और उनके पास पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने का सर्वोच्च अधिकार है। एक सर्वोच्च काय आमतौर पर जीवन और ग्रहों को बनाने और ब्रह्मांड के बुनियादी संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि विनाश के देवता के विपरीत, जो विनाश करता है, एक सर्वोच्च काय की ताकत रक्षा करने की ओर अधिक अग्रसर होती है, जिससे विनाश के देवता की तरह पूर्ण शक्ति की कमी होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एक सुप्रीम काय मजबूत नहीं है। इसके विपरीत, एक सर्वोच्च काय बहुत मजबूत है, लेकिन माजिन बुयू और विनाश के देवता की तुलना में सिर्फ कमजोर है। हर सर्वोच्च काय के पास सिर्फ एक हाथ से फ्रीजा को मारने की क्षमता है। यद्यपि ईस्ट सुप्रीम काय माजिन बुयू के सामने काफी कमजोर लग रहा था, जिया जानता था कि ईस्ट सुप्रीम काय वास्तव में बहुत मजबूत था। वह दानव क्षेत्र के राजा डाबुरा जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से युद्ध शक्ति थी, जो पूर्ण शक्ति सुपर सैयान के करीब थी। ईस्ट सुप्रीम काय का अपेक्षाकृत सौम्य व्यक्तित्व था और उसे एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में माना जा सकता था। हालांकि उनका परिचारक किबिटो परेशानी वाला था। किबिटो ने नश्वर दुनिया के पृथ्वी के लिंगों को थोड़ा नीचे देखा, जो एक देवता के रूप में समझ में आता था। इसलिए यदि जिया ईस्ट सुप्रीम काय से टाइम रिंग उधार लेने का इरादा रखता है, तो उसे अपनी ताकत में और सुधार करने की आवश्यकता होगी। लोहा बनाने के लिए किसी को मजबूत होना चाहिए, और बराबर के रूप में बातचीत करने के लिए शर्त ये थी कि मेल खाने के लिए पर्याप्त ताकत हो। बाद में जिया ने एक हरे भरे पहाड़ी पठार को पाया और प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें सबसे पहले जल्द से जल्द आरोहण वाले सुपर सैया के दायरे में पहुंचना था। तब तक अपने उच्च स्तरीय शक्ति प्रवर्धन के साथ उनके पास मूल रूप से सेल परफेक्ट फॉर्म के स्तर पर ताकत होगी। प्रशिक्षण सुस्त और थकाऊ काम था और जिया पठार पर अकेले प्रशिक्षण ले रहा था। उन्होंने 2 महीने तक प्रशिक्षण लिया और बाद में वेगेटा से जुड़ गए, जो खुद की मदद नहीं कर सके और उनके साथ जुड़ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों ने तेजी से प्रगति की। 1 और 3 महीने के बाद जिया ने अपनी इच्छा पूरी कर ली, क्योंकि उन्होंने आखिरकार साधारण सुपर सैयान की सीमा को तोड़ दिया और सुपर सैयान क्षेत्र में पहुंच गए। प्रारंभिक और साधारण सुपर सैयान क्षेत्र में सामान्य अवस्था के तहत उनकी ताकत 50 गुना बढ़ गई और सुपर सैयान क्षेत्र में 65 गुना बढ़ गई, जबकि पूर्ण शक्ति सुपर सैया में, क्योंकि वह हर रोज सुपर सैयान परिवर्तन के लिए अनुकूलित हो गया, वह लड़ाई के दौरान और भी शक्तिशाली परिवर्तन कर सकता था, जिससे उसकी ताकत लगभग 80 गुना बढ़ गई। इस समय जिया ने साधारण सुपर सैयान क्षेत्र को तोड़ दिया था और सुपर सैयान 1 के तीसरे चरण में पहुंच गया था। क्योंकि सुपर सैयान स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया था, वह गोकू और वेगेटा के तरीकों से अलग था। जैसा कि वे कहते हैं, यदि पहला कदम तेज था, तो हर क्रमिक कदम भी तेज होगा। उनकी वर्तमान ताकत फुल पावर सुपर सैयान से कमजोर नहीं थी, जो एक आश्चर्यजनक 80 गुना प्रवर्धन तक पहुंच गई। नवंबर epsilonlust.com। जिया, बदलने के बाद तुम्हारी ताकत मेरी तुलना में बहुत अधिक है। सुनहरे बालों वाली और हरी आंखों वाली वेगेटा ने जिया के सुपर सैयान रूप को अविश्वसनीय रूप से देखा। उन्होंने साधारण सुपर सैयान क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जिया उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। यह एक मजबूत नींव के कारण हो सकता है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। 80 गुना तक ताकत में वृद्धि के परिणामस्वरूप 4 बिलियन बेटर पावर ने जिया को एक झटके में सेल परफेक्ट फॉर्म के स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया था। इस ब्रह्मांड 7 में वर्तमान में केवल कुछ लोगों के पास जिया की तुलना में उच्च युद्ध शक्ति होगी। वेगेटा एक कठोर चेहरे के साथ सूंघा, लेकिन खंडन नहीं किया। एक शुद्ध सैयान के रूप में, और इसी तरह सैयान जाति
के अभिजात वर्ग के रूप में वेगेटा और जिया अच्छी तरह से मिल गए। वह जानता था कि जिया ने सुपर सैयान क्षेत्र को तोड़ने के लिए तीव्र क्रोध पर भरोसा नहीं किया और स्वाभाविक रूप से शरीर की सीमाओं को तोड़ दिया। इस तरह की सफलता विधि द्वारा लाए गए फायदे स्पष्ट थे। काई की पवित्र दुनिया। कई दिव्य ग्रह इस विशाल और पवित्र स्थान में घूम रहे थे। यह एक घास का मैदान था जिसमें गोल ग्रह नीले आकाश पर अपनी छाया डालते थे। पूरा स्थान पवित्रता से भरा हुआ था। अचानक घास के मैदान पर प्रकाश की एक किरण चमकी और जिया की आकृति काई की पवित्र दुनिया पर दिखाई दी। ये हमेशा की तरह खाली है, ये कहते हुए जिया ने काई की पवित्र दुनिया की ताज़ा आभा की एक गहरी सांस ली और एक आह भरी। पृथ्वी पर साधारण सुपर सैयान क्षेत्र को तोड़ने के बाद वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए खुद से काई की पवित्र दुनिया में आया, क्योंकि वह धीरे धीरे महसूस कर सकता था कि बुल्मा के शोध में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 289। टाइम रिंग। जैसे ही जिया ने काई की पवित्र दुनिया में प्रवेश किया, उसने अपनी आभा को छिपाया नहीं। विशाल और राजसी आभा एक शांत और अंधेरे समुद्र पर एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, क्योंकि एक तूफान तेजी से दिव्य ग्रह के अधिकांश हिस्सों में बह गया था। जल्द ही उनके सामने दो आकृतियां दिखाई दी, एक लंबी और एक छोटी, सुप्रीम काई पोशाक पहने हुए। ईस्ट सुप्रीम काई शिन और अटेंडेंट किबिटो। जिया मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने उन दो लोगों को देखा जो उनके सामने दिखाई दिए थे। परिचारक किबिटो ने हमेशा नश्वरों, विशेष रूप से नश्वर लोगों को हेय दृष्टि से देखा था, जिन्होंने काई की पवित्र दुनिया पर पैर रखने की हिम्मत की। इसलिए उन्होंने गुस्से से डांटा, नश्वर, तुम कौन हो? ये पवित्र स्थान ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आप पैर रख सकें, इसलिए कृपया तुरंत चले जाएं। यद्यपि किबिटो को यह नहीं पता था कि नश्वर ने काई की पवित्र दुनिया के बारे में कैसे सीखा और नश्वर यहाँ कैसे पहुंचा। वह पवित्र भूमि की पवित्रता को नश्वर लोगों द्वारा प्रदूषित नहीं होने देगा। निश्चित रूप से वह वास्तव में अभिमानी है। जिया ने अपना सिर हिलाया। किबिटो का अहंकार एक देवता के रूप में श्रेष्ठता की सहज भावना प्रतीत होता था, लेकिन श्रेष्ठता की यह भावना पूर्ण शक्ति के सामने लंबे समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि जिया ने एकाग्रता में अपनी सांस रोक ली और वह तुरंत अपने सुपर सैयान रूप में बदल गया। उस समय उन्होंने एक प्रभावशाली ताकत दिखाई जिसकी तुलना सेल परफेक्ट फॉर्म के साथ की जा सकती है। यह एक ब्लैक होल की तरह राजसी और विशाल, गहरा और भयावह था। जिया द्वारा दिखाई गई अंतहीन ऊर्जा को महसूस करते हुए किबिटो एक पल के लिए चौंक गया और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई, क्योंकि उसने सोचा, क्या यह नश्वर सर्वोच्च काय को उकसाने के लिए आया था? ऐसा विशेषज्ञ नश्वर दुनिया में कब दिखाई दिया? ईस्ट सुप्रीम काई शिन ने आश्चर्य से अपने सामने मानव को देखा। इस इंसान की ताकत लगभग राक्षस साम्राज्य के राजा डाबुरा के समान है, ईस्ट सुप्रीम काई शिन ने अपने दिल में सोचा। हालांकि क्योंकि वह जिया से राजा दाबुरा की तरह बुरी आभा को महसूस नहीं करता था, ईस्ट सुप्रीम काई शांत था। ईस्ट सुप्रीम काई, मैं यहाँ इस उम्मीद में आया हूँ कि आप मुझे उपयोग के लिए टाइम रिंग उधार लेने देंगे। जिया सीधे बिंदु पर पहुंचे और आने का अपना उद्देश्य बताया। ईस्ट सुप्रीम काई ने भौहें सिकोड़ी और इसे एक बार दोहराया, टाइम रिंग? ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सर्वोच्च काय के प्रति इतना कठोर हो जाओ? इस समय किबिटो गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाया। इस नश्वर ने सर्वोच्च काय से बात करने के लिए इस तरह के स्वर का उपयोग करने की हिम्मत की, किबिटो ने अपने दिल में शाप दिया। हाँ, जिया ने किबिटो पर नजर डाली, उसकी शांत हरी आंखें ठंडी थीं। किबिटो, नीचे खड़े हो जाओ, ईस्ट सुप्रीम काय चिल्लाया। अटेंडेंट किबिटो की तुलना में ईस्ट सुप्रीम काय नश्वर लोगों के खिलाफ पक्षपाती नहीं था, और भी वह देख सकता था कि जिया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। बिना किसी कारण के उसके साथ शत्रुतापूर्ण होना अच्छा नहीं होगा, ईस्ट सुप्रीम काय ने सोचा। ठीक है, किबिटो ने आज्ञाकारी जवाब दिया और फिर पक्ष में वापस आ गए। ईस्ट सुप्रीम काय ने जिया से कहा, इस सज्जन, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने टाइम रिंग्स के बारे में कहाँ सीखा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि टाइम रिंग एक जादुई सहायक है जिसका उपयोग केवल सुप्रीम कैस कर सकता है, इसलिए अगर आप इसे प्राप्त भी करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले से ही इसके बारे में पता है। आपको सच बताऊं तो मैं इस स्पेस टाइम से इंसान नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। हालांकि मुझे टाइम रिंग की मदद की जरूरत है। क्या आप इस स्पेस टाइम से नहीं हैं? ईस्ट सुप्रीम काय बहुत आश्चर्यचकित था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो रही थी। समय यात्रा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है सज्जन, आप आसानी से ऐसा करके दुनिया के विनाश का कारण बन सकते हैं, ईस्ट सुप्रीम काय ने गंभीरता से कहा। जिया ने ईस्ट सुप्रीम काय को देखा और जानता था कि अगर वह कुछ उपयोगी नहीं लेकर आया तो सुप्रीम काय उसे टाइम रिंग उधार नहीं देगा, इसलिए उसने समझाया कि वह इस दुनिया में कैसे आया। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पास अंतरिक्ष समय की क्षमता है, इसलिए जब मुझे एक विशाल ब्लैक होल द्वारा चूसा जा रहा था तो मैं समय और स्थान में एक दरार में कूद गया। मैं वास्तव में इस दुनिया में प्रवेश करने का इरादा नहीं रखता था। उसकी बात सुनकर ईस्ट सुप्रीम काय ने जिया की बात की प्रामाणिकता को जल्दी से समझ लिया और सिर
हिलाते हुए कहा, तो आपने समय यात्रा नहीं की और केवल एक समानांतर ब्रह्मांड से यात्रा की। यह निश्चित रूप से आपदा का कारण नहीं होगा क्योंकि आप पहले से मौजूद समानांतर ब्रह्मांड से आए हैं। जैसा कि आप इस अंतरिक्ष समय से इंसान नहीं हैं, वास्तव में आपके लिए इस दुनिया में रहना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे किया और खुद से बुदबुदाया, पेशेवरों और विपक्षों को तौला। जिया ने हंसते हुए कहा और जानता था कि ईस्ट सुप्रीम काय ने पहले ही अपना मन बदल लिया था, इसलिए उन्होंने उसे महत्वपूर्ण जानकारी देने का फैसला किया। अगर ईस्ट सुप्रीम काय मुझे टाइम रिंग उधार देने के लिए तैयार है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि माजिन बुयू से कैसे निपटें। माजिन बुयू, ईस्ट सुप्रीम काय चौंक गया। आप माजिन बुयू के बारे में कैसे जान सकते हैं? ओह हाँ, आप एक समानांतर ब्रह्मांड से आते हैं, इसलिए शायद उस दुनिया का इतिहास थोड़ा अलग है। ईस्ट सुप्रीम काय ने खुद से बुदबुदाया और अपना सिर उठाया और जिया को गंभीरता से देखा। ये कहने से पहले, यदि आप माजिन बुयू के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं, तो आपको टाइम रिंग उधार देने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चीज थी जिसके बारे में ईस्ट सुप्रीम काय सबसे अधिक चिंतित था, तो यह निश्चित रूप से माजिन बुयू था। माजिन बुयू का अस्तित्व उसके गले में फंसे कांटे की तरह था। कई साल बीत चुके थे और ब्रह्मांड में केवल एक सर्वोच्च काय बचा था। ये सब माजिन बुयू के लिए धन्यवाद था। यदि माजिन बुयू की समस्या हल नहीं हुई थी, तो उसे मन की शांति नहीं होगी। जिया ने कहा, यदि आप माजिन बुयू से निपटना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। एक, नश्वर दुनिया में एक योद्धा ढूंढना है जो माजिन बुयू को हरा सकता है। इसके लिए मैं किसी को आपके पास भेज सकता हूँ। पृथ्वी पर कुछ शक्तिशाली सुपर सैयान हैं जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं, और कुछ और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वे माजिन बुयू से निपटने में आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त होंगे। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? तुच्छ नश्वर लोग माजिन बुयू के विरोधी कैसे हो सकते हैं? किबिटो ने अविश्वास में खंडन किया। ये समझा जाना चाहिए कि प्राचीन अतीत में, यहाँ तक कि महान सर्वोच्च काय भी माजिन बुयू के विरोधी नहीं थे। तो नश्वर दुनिया के नश्वर लोग माजिन बुयू के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? क्या ये वास्तव में एक नश्वर के लिए असंभव है? जिया ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और फिर भी एक मुस्कान नहीं। किबिटो थोड़ी देर के लिए चुप था। उसके सामने अजीब गोरा सर्वोच्च काय से कम ताकत नहीं था। इस तथ्य ने उनके लिए खंडन करना मुश्किल बना दिया। किबिटो, अधीर मत बनो। ईस्ट सुप्रीम काय ने किबिटो को एक तरफ खड़े होने के लिए कहा और जिया को विनम्रता से देखा। और उम्मीद है, क्या नश्वर दुनिया के नश्वर लोगों में वास्तव में ऐसी क्षमता है? उन्होंने कहा, मेरे जैसे सुपर सैया भी हैं। पृथ्वी पर सुपर सैया मुझसे ज्यादा बदतर नहीं हैं। मम, ईस्ट सुप्रीम काय ने सिर हिलाया और इस जानकारी को नोट किया। दूसरी विधि के लिए, ये वास्तव में बहुत सरल है। यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपको विनाश के देवता बीरस की तलाश करने की जरूरत है, जो बीरस के ग्रह पर रहता है। जिया ने जारी रखा, रुको, बीरस का ग्रह क्या है? और विनाश का देवता कौन है? ईस्ट सुप्रीम काय ने उलझन में पूछा, क्योंकि महान सर्वोच्च काय और अन्य देवताओं की माजिन बुयू के हाथों जल्दी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारी जानकारी, जो पहले उच्चतम देवताओं के बीच जानी जाती थी, अब खो गई थी, और साथ ही पूर्वी सर्वोच्च काय उस समय भी बहुत छोटा था। बीरस का ग्रह काय की पवित्र दुनिया के समान एक पवित्र दुनिया है। यह विनाश के देवता बीरस और उसके परिचय का घर है। एक सर्वोच्च काय ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार सृष्टि के नियंत्रण में है, जबकि विनाश का भगवान ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार सभी जीवित चीजों को समान रूप से नष्ट कर देता है। NovemberLust.com जिया ने सोचा कि वह प्लेनेट वेगेटा पर बीरस से कैसे मिले, और अब तक उनके लिए इसे भूलना एक मुश्किल अनुभव था। जिया ने ईस्ट सुप्रीम काय को देखा और शब्द से कहा, विनाश का देवता बीरस बहुत मजबूत है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। माजिन बुयू जैसे शक्तिशाली राक्षस के लिए बीरस उसे सिर्फ एक हाथ से मौत के घाट उतार सकता है। ये कैसे संभव है? ईस्ट सुप्रीम काय की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा था। अगर वास्तव में दुनिया में विनाश के देवता की तरह इतना मजबूत विशेषज्ञ था, तो माजिन बुयू को क्या माना जा सकता है? ईस्ट सुप्रीम काय को इस समय नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचने के बाद वह चुप हो गया। ठीक है, ब्रह्मांड में जीवित प्राणी जन्म और मृत्यु का अनुभव करते हैं, और पौधे फलते फूलते हैं और मुरझा जाते हैं। इसलिए, चूंकि एक सर्वोच्च काय सृष्टि के लिए जिम्मेदार है, इसलिए विनाश के उद्देश्य से मौजूद विनाश के देवता को भी समझा जा सकता है, ईस्ट सुप्रीम काय ने सोचा। हालांकि, क्या विनाश के भगवान की ताकत वास्तव में इतनी अपमानजनक है जितनी जिया कह रही है? ईस्ट सुप्रीम काय थोड़ा संदिग्ध था। हाँ, विनाश के देवता की ताकत वास्तव में बहुत अपमानजनक है। जिया ने हाँ में कहा, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी के उत्तरी काय की तलाश कर सकते हैं। उसने एक बार विनाश के देवता बीरस को देखा था। मुझे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए धन्यवाद। ईस्ट सुप्रीम काय ने अचानक विनम्रता के साथ जिया को धन्यवाद दिया। जिया द्वारा दी गई जानकारी सही थी या झूठी, वह न्याय करने में सक्षम था। जिया मुस्कुराया और कहा, तो ईस्ट सुप्रीम काय, कृपया मुझे उपयोग के लिए टाइम रिंग उधार लेने दें। ठीक है, मेरे साथ आओ, ईस्ट सुप्रीम काय ने
पुष्टि की। इस बार उसने मना नहीं किया। उसके बाद ईस्ट सुप्रीम काय जिया को ग्रह पर एक अन्य स्थान पर ले आया, जहां वह और अटेंडेंट किबिटो रहते थे। एक घुमावदार गलियारे जैसे विशाल अटारी में ईस्ट सुप्रीम काय ने घनी आबादी वाले कैबिनेट से एक उत्तम लकड़ी का बॉक्स निकाला। जिया ने अनुमान लगाया कि घनी आबादी वाले कैबिनेट में दसियों हजार बक्से थे। ईस्ट सुप्रीम काय ने जिया के सामने उत्तम लकड़ी का बॉक्स रखा, इसे खोला और कहा, यहाँ टाइम रिंग्स हैं। सफेद अंगूठी मूल विमान का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कई हरे छल्ले समानांतर ब्रह्मांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 290। वापस जाने से पहले जिया ने टाइम रिंग्स लिए और उन्हें देखा। लकड़ी के बक्से में 3 अंगूठियां थीं, एक सफेद और 2 हरे रंग की। सफेद अंगूठी ने गोल्डन फ्लेम वॉरियर की दुनिया का प्रतिनिधित्व किया और अन्य 2 ने 2 अन्य समानांतर ब्रह्मांडों का प्रतिनिधित्व किया। जिया जानता था कि 2 समानांतर ब्रह्मांडों में से एक उसके जीवन की मूल दुनिया थी और दूसरा मूल काम में मुख्य दुनिया थी, जो वह दुनिया थी जो उससे प्रभावित नहीं थी। ईस्ट सुप्रीम काय ने उनसे कहा, केवल अगर कोई सुप्रीम काय इसे पहनता है तो टाइम रिंग प्रभावी होगी, हालांकि आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। मम जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर उन्हें उनका अध्ययन शुरू करने के लिए एक खुली जगह मिली, जबकि ईस्ट सुप्रीम काय और किबिटो विनाश के देवता बीरस के बारे में पूछने के लिए उत्तरी काय के ग्रह पर जाने का इंतजार नहीं कर सके। टाइम रिंग ब्रह्मांड के नियमों का एक संचय था और जिया के पास इसके अस्तित्व के अर्थ के रूप में कोई सुराग नहीं था, जिसके बारे में बात करते हुए एक मल्टीवर्स में 12 ब्रह्मांड थे। एक मल्टीवर्स एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम के बराबर है। प्रत्येक समानांतर ब्रह्मांड को पूरी तरह से स्वतंत्र कहा जा सकता है। वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि वे एक समयरेखा में एक प्रणाली नहीं है। क्या टाइम रिंग्स मौजूद हैं ताकि मेरे या फ्यूचर ट्रंक जैसे टाइम ट्रैवलर्स को प्रबंधित करना आसान हो सके? जिया ने सोचा, लेकिन उसे भी लगा कि यह पूरी तरह से अर्थहीन था। प्रत्येक मल्टीवर्स में जैनो और महान पुजारी प्रभारी हैं, इसलिए अन्य अंतरिक्ष समय निरंतरता के साथ हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार जब एक नया समानांतर ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है तो इसके साथ एक नया जैनो बनाया जाएगा, ताकि ब्रह्मांड का क्रम अराजक न हो। इस प्रकार टाइम रिंग के अस्तित्व का क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ ये जानना है कि कितने समानांतर ब्रह्मांड हैं? जिया को लगा कि टाइम रिंग में जरूर कोई रहस्यमयी रहस्य है। इसे भूल जाओ, मुझे इन चीजों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। मुझे ये पता लगाने की जरूरत है कि मैं अपनी मूल दुनिया में कैसे वापस आऊं। जिया आत्म प्रशंसा से हंसे, फिर टाइम रिंग्स उठाए और उन्हें ध्यान से देखा। जिया को नहीं पता था कि टाइम रिंग्स किस सामग्री से बने थे, क्योंकि वे उत्तम और सुंदर थे, और जब भी वह छल्ले को छूने के लिए अपनी अंतरिक्ष समय ऊर्जा का उपयोग करता था तो वे बेहोश हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर के भीतर अंतरिक्ष समय की ऊर्जा अचानक बाहर कूद जाएगी। ये टाइम रिंग्स संपीड़ित अंतरिक्ष समय से बने होते हैं। वे माइक्रोकॉस्मिक आकार के मल्टीवर्स प्रतीत होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग अंतरिक्ष समय निरंतरता के अनुरूप है। ओह, मेरी अंतरिक्ष समय की ऊर्जा को चूसा जा रहा है। जिया को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब उसने हरे रंग के छल्ले में से एक उठाया तो उसके शरीर में अंतरिक्ष समय की ऊर्जा गूंज रही थी। जिया की आत्मा हिल गई और उसने ध्यान से हरे रंग की अंगूठी को देखा, मुस्कुराते हुए, इस अंगूठी को उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिसमें मैं पहले रहता था। उन्होंने सावधानीपूर्वक इसका अध्ययन किया और लगातार अपनी अंतरिक्ष समय ऊर्जा जारी की। अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब जिया ने बहुत सारी अंतरिक्ष समय ऊर्जा जारी की तो किसी तरह टाइम रिंग ने एक सुंदर चमक दी, जैसे कि यह जेडाइट था, और उसी समय जिया की अंतरिक्ष समय ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गई। क्या हो रहा है? मेरी अंतरिक्ष समय ऊर्जा नियंत्रण से बाहर क्यों जा रही है? जिया चौंक गया और जल्दी से अपनी अंतरिक्ष समय ऊर्जा को नियंत्रित किया। टाइम रिंग के साथ अपने संबंध को तोड़ने की कोशिश की, हालांकि ये बहुत देर हो चुकी थी। एक चूषण बल एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हरे रंग की टाइम रिंग से आया और लगातार अपनी अंतरिक्ष समय ऊर्जा को अवशोषित किया। अच्छा, नहीं। जिया ने महसूस किया कि स्थिति सही नहीं थी और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह एक मांटिस की तरह था जो एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसका कोई असर नहीं हुआ। दिन चांदी सफेद अंतरिक्ष समय ऊर्जा निरंतर बाहर निकल गई। जिया का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, इस बार मैंने वास्तव में एक गंभीर गलती की है। टाइम रिंग अभी भी जिया की अंतरिक्ष समय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और जल्द ही जिया की सारी ऊर्जा चूस ली गई थी। इस समय टाइम रिंग बदल गया था और यह अचानक एक उज्ज्वल और रंगीन प्रतिभा में फट गया। फिर यह जिया के माथे के पास तैर गया और एक रंगीन आभा को वापस उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया। जैसे ही यह रंगीन आभा उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसके शरीर की हर कोशिका सक्रिय हो जाती है, जैसे कि उन्होंने नमी प्राप्त की हो। उसके दिल के नीचे से एक गर्म भावना उठी और जिया का दिमाग फिर से भरने के बाद बहुत अधिक ऊर्जावान था। उनका पूरा शरीर भी ऊर्जावान हो गया। ये प्रक्रिया बहुत कम समय तक चली
और 2 सेकंड से भी कम समय में यह अजीब घटना गायब हो गई। जिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखा। एक नज़र और वह चौंक गया। पूर्व चांदी सफेद अंतरिक्ष समय ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई थी। आमतौर पर यदि उसका अंतरिक्ष समय स्रोत गायब हो जाता है तो उसकी अंतरिक्ष समय क्षमता भी अनुसरण करेगी और गायब हो जाएगी, लेकिन जिया जानता था कि उसकी क्षमता गायब नहीं हुई थी, इसके बजाय यह उन्नत हो गई थी। पहले उन्हें अंतरिक्ष समय की क्षमता को शक्ति देने के लिए अंतरिक्ष समय ऊर्जा और मानसिक शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनकी प्रत्येक कोशिका में रंगीन अंतरिक्ष समय ऊर्जा थी। यह अब एक क्षमता नहीं थी, इसके बजाय ये पूरी तरह से उसकी रक्त रेखा का हिस्सा था। मेरी क्षमता पूरी तरह से एक वृत्ति में बदल गई है, बस सांस लेने की तरह। इसमें हेरफेर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया हैरान था, ये कुछ अजीब था। इतना बड़ा बदलाव क्यों होगा? उसकी क्षमता पूरी तरह से गायब हो गई थी और ऐसा लगता था कि वह उसके शरीर का एक सहज हिस्सा बन गया था। इस तरह का लाभ स्पष्ट था। अतीत में भले ही अंतरिक्ष समय की क्षमता मजबूत थी, लेकिन इसमें बड़े प्रतिबंध थे। अंतरिक्ष की स्थिति, समय की स्थिति और मानसिक शक्ति, इन सभी ने उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता के उपयोग को प्रभावित किया, जैसे कि जब वह पहले एक ब्लैक होल की परिधि पर थे। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित, भले ही वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करना चाहता था, ये बेकार था। हालांकि वर्तमान क्षमता उनके रणनीतिक रूप से लाभप्रद स्थिति पर होने के समान थी, जो एक कमांडिंग स्थिति पर कब्जा कर रही थी। सभी बाहरी हस्तक्षेप उसकी क्षमता के उपयोग को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और ऊर्जा सभी अंतरिक्ष समय के भीतर थे। जिया के शरीर में एक साथ जोड़ा गया प्रत्येक सेल टाइम रिंग की तरह था, जो इन प्रभावों को उच्च स्तर पर एकीकृत करता था। जिया के विचार हिल गए। उन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय एक सहज प्रतिवर्त की तरह काई की स्थिर पवित्र दुनिया के शून्य में एक लंबी और पतली केचुए जैसी दरार दिखाई दी। नई अंतरिक्ष समय क्षमता केवल शारीरिक शक्ति का उपभोग करती है और यह उपयोग किए जाने पर बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अप्रभावित है। जिया थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि एक बार जब वह बाहरी प्रभाव पर काबू पा लेता है तो उसकी अंतरिक्ष समय क्षमता मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इस क्षमता के साथ मैं मूल दुनिया में वापस जा सकता हूँ, जिया ने उत्साहित होकर कहा। अब जिया एक टाइम रिंग की तरह था और वह अब पहले से मौजूद समानांतर ब्रह्मांडों की यात्रा का आनंद ले सकता था। एक अर्थ में वह अंतरिक्ष स्तर से बाहर कूद गया था, लेकिन उसके पास अभी भी समय यात्रा करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि यह उसे खुश करने के लिए पर्याप्त था। क्या एक अप्रत्याशित फसल है, जिया ने खुशी से सोचा, और फिर वह खड़ा हो गया और 3 टाइम रिंग्स को अपने लकड़ी के बक्से में वापस डाल दिया। उसे अब टाइम रिंग्स की जरूरत नहीं थी। उसके बाद जिया ने चारों ओर घूमकर काई की पवित्र दुनिया के पवित्र और हरे दृश्यों का आनंद लिया। नीला आकाश बिल्कुल साफ था और कभी कभी आकाश में लटकते हुए कुछ गोल ग्रहों को देखा जा सकता था, और कभी कभी हल्की हवा के कारण कोमल घास झुक जाती थी। सुप्रीम काई के महल से कुछ ही दूरी पर तालाब के बगल में खिलते सुनहरे फूल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। उच्चतम आयाम के अंतरिक्ष में एक अत्यंत शक्तिशाली निरोधक बल था, लेकिन जिया अभी भी अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकता था, अंतरिक्ष के प्रभाव से मुक्त, सुप्रीम काई की तरह। जिया ने सुप्रीम काई की तलवार को एक पहाड़ की चोटी पर दफन पाया। उसकी हिल्ट को पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया, लेकिन वह अभी भी इसे बाहर नहीं निकाल सका। एक पुराना सुप्रीम काई है जो इस तलवार में क्षमता को अनलॉक कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इसे बाहर नहीं खींच सकता। जिया ने अपना सिर हिला दिया और इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। उनकी विफलता का कारण उनकी अपर्याप्त ताकत थी, जो जेड तलवार को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लगभग आधे दिन के बाद ईस्ट सुप्रीम काई और उनके परिचय किबिटो लौट आए। उनके चेहरे पर मुस्कान से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उत्तरी काई से विनाश के भगवान बीरस के बारे में पुष्टि की थी। नोवेल यूएसबी कॉम कई वर्षों तक इस मामले के बारे में सोचने के बाद उन्हें आखिरकार एक समाधान मिल गया था। ईस्ट सुप्रीम काई बहुत अच्छे मूड में था। इस सज्जन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईस्ट सुप्रीम काई बेहद आभारी था और जिया को देखते समय उसकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक सौम्य थी। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो मुझे अभी भी पता नहीं होता कि ब्रह्मांड में विनाश के भगवान जैसा शक्तिशाली भगवान था। जब तक विनाश का देवता कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तब तक माजिन बुयू से डरने की कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा पृथ्वी पर कुछ सुपर सैयान हैं, जिनमें से सभी बहुत ही आशाजनक विशेषज्ञ हैं। वह पहले ही सुप्रीम काई की अलौकिक शक्ति के माध्यम से उन्हें खोज चुका था। यद्यपि इन सुपर सैयों में न्याय की कोई बिना शर्त भावना नहीं है, फिर भी वे इस दुनिया में जीवित प्राणियों को महत्व देते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। जिया ने सिर हिलाया और लकड़ी के बक्से, जिसमें टाइम रिंग्स थे, ईस्ट सुप्रीम काई को लौटा दिया और कहा, आप टाइम रिंग्स ले जा सकते हैं। मेरे लिए वापस जाने का समय आ गया है। क्या आप अब उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं? ईस्ट सुप्रीम काई ने टाइम रिंग्स लिया और उससे पूछा। यह आवश्यक नहीं है, मॉम। ईस्ट सुप्रीम काई ने सिर हिलाया
और अब उससे नहीं पूछा। फिर उसने जिया के जाने के बाद देखा। काई की पवित्र दुनिया छोड़ने के बाद जिया फिर से पृथ्वी पर लौट आई। वेगेटा और अन्य लोगों को अलविदा कहा और बुला को इंटरडायमेंशनल ट्रैवल डिवाइस पर अपना शोध रोकने के लिए भी कहा। लेकिन बुल्मा के रवैये को देखते हुए पूरी तरह से अपने काम में लिपटा हुआ, ये बहुत संभावना थी कि वह शोध करना जारी रखेगी। यदि वह अपना शोध जारी रखने का इरादा रखती है तो वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है। जिया ने ज्यादा परवाह नहीं की। टेलीपोर्टिंग के बाद उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी और फिर उन्होंने अपनी नई अंतरिक्ष समय क्षमता लॉन्च करने की तैयारी की, जो उन्हें समानांतर ब्रह्मांड के बीच यात्रा करने में सक्षम बनाएगी।